तो बेटा आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला चैप्टर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर मैं एक शॉट में जो है वो कवर अप करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प जो है वो दे रखी है, तो कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेने वाला है हर डिटेल में अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक रेफर करना है तो भी आप कर सकते हैं। पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में कवर अप करने वाला हूं बहुत अच्छे से। मैंने बहुत टाइम लगा के स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर कर रखी हैं। तो जो बच्चे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर से डर रहे हैं तो सिर्फ 1.5 पौने 2 घंटे लगा के वो इस पूरा वीडियो 2-4 बार देख लो। मैं कहता हूं बोर्ड का कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको ना समझ आता हो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, तो आप सब लोग अपना कॉपी पेन निकाल के सारी की सारी चीजें वीडियो पॉज कर करके जो है वो नोट कर लेना। स्लाइड्स में आपके सामने मेरे बैकग्राउंड पे सब कुछ जो है वो डिस्प्ले होता रहेगा। बस आपको सुनना है, समझना है, नोट करना है और रोज रिवाइज करके जो है वो लर्न करना है। ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पे जरूर फोकस कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हलवा नहीं है, अपने आप आ जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं एक चीज और बता दूं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का टॉपिक खोल के बहुत सारी ऐसी नेम रिएक्शंस बहुत डिटेल में विद मैकेनिज्म्स मैंने कवर अप कर रखी हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है वो सिर्फ मैं एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें जरूरी हैं या बेसिक एनसीईआरटी लेवल में क्या चीजें गिवन है सिर्फ वो कवर अप करने वाला हूं। प्लीज आप ध्यान से देख लेना। तो बेटा देखो, हम लोगों के पास सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि कोई भी मेरे पास कार्बन का चेन है, उसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे, हेलोजन से, तो एक्स से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हेलोजन जिसको नहीं मालूम है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं कोई भी कार्बन की चेन के अंदर इन एटम्स को इंट्रोड्यूस कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है, या मेरे पास क्या बन जाता है, हेलो एरीन बन जाता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, हेलो एल्केन्स क्या होता है, अगर स्ट्रेट या ब्रांच चेन के अंदर मैं कोई हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट इज रेफर्ड टू एज हेलो एल्केन। और अगर मैं कोई बेंजीन वाले ग्रुप के अंदर जो है वो हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दैट इज रेफर्ड टू एज हेलो एरीन। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो है वो समझ आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, और किससे रिप्लेस कर देते हैं, हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हेलो एरीन्स को हम लोग एराइल हैलाइड्स भी बोल देते हैं। तो बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पे हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है दैट इज रेफर्ड टू एज एराइल हैलाइड या हेलो एरीन भी हम लोग इसको बोल देते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। तो अब हम बात करेंगे कि हेलोजन्स कैसे क्लासिफाइड है। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें जाननी है कि हेलोजन्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से जो है वो कर रखा है। तो मैं इस स्लाइड पे दोबारा वापस आता हूं, तो आप यहां पे पहले देखो, हेलोजन्स अगर हमारे पास किसी भी कार्बन चेन के साथ सिंगल हेलोजन लगा हुआ है दैट इज रेफर्ड टू एज मोनो। सिंगल का मतलब है मोनो, हेलो हेलोजन लगा हुआ है, और एरीन क्योंकि यहां पे बेंजीन ग्रुप है तो दैट इज व्हाट, मोनो हेलो एरीन। उसके बाद मोनो हेलो एल्केन, ये हमारे पास कोई भी कार्बन की ब्रांच चेन है तो बेटा इसके ऊपर हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है दैट इज रेफर्ड टू एज मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे कार्बन की चेन के ऊपर स्ट्रेट चेन यहाँ पे कार्बन की ली हमने, दो हेलोजन जो है वो यहाँ पे लगा दिए दैट इज डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब है दो, हेलो एल्केन्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। एक और देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्या यहाँ पे देखो तीन हेलोजन अगर जुड़े हुए हैं यहाँ पे तो दैट इज रेफर्ड टू एज व्हाट, ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एक इसकी कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हेलो एल्केन्स हम लोग किसको बोलते हैं, ये आप डेफिनेशन नोट कर लो पॉज करके वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझा रहा हूं। तो देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, ध्यान से सुन लेना, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये है मेरा हेलोजन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो वो पर्टिकुलर कार्बन आगे फर्दर अगर एक कार्बन से जुड़ी हो तो दैट इज प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। फिर बता रहा हूं, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो वो आगे फर्दर सिर्फ एक कार्बन की चेन से जुड़ा हो दैट इज प्राइमरी हेलो एल्केन। दोबारा सुनो, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, इस कार्बन की बात हो रही है,
वो आगे फर्दर हमारे पास दो कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं बेटा, यहाँ पे मैं इस जगह पे H लिख रहा हूं, यहाँ पे एक ही H आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो वो आगे फर्दर सिर्फ दो एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन। और जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, इस वाले कार्बन की बात हो रही है, वो आगे फर्दर तीन कार्बन के चेन्स के साथ जुड़ा हो, दैट इज रेफर्ड टू एज टर्शरी और थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। तो थर्ड डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, फर्स्ट डिग्री क्या होता है, प्लीज यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना, इसको यहां पे H लिख लेना जब आप अपने पास नोट करोगे। आई होप बेटा ये वाली स्लाइड भी जो है वो क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर जो है वो डाउट रहता है कि हमारे पास एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है और एराइल क्या होता है। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी में सिर्फ फोटोज इसकी दे रखी हैं, तो आप ये देख लो जरा ध्यान से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड सी, वो आगे फर्दर सी से अटैच हो और उसके आगे हेलोजन लगा हो, ये वाला चेन देखो, जिसके साथ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो आगे अगर सी डबल बॉन्ड सी से अटैच हो, तो दैट इज व्हाट एलाइलिक मींस। अब यहां पे भी देख लो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो आगे अगर हम लोगों के पास सी डबल बॉन्ड सी बना रही है, ये सॉरी ये वाली कैटेगरी तो विनाइलिक वाली कैटेगरी होगी हम लोगों के पास, ये वाली कैटेगरी जो है वो हम लोगों के पास कौन सी कैटेगरी है, एलाइलिक कैटेगरी होगी। अब यहां पे देखो विनाइलिक बता रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी वाले ग्रुप के साथ अगर आगे हेलोजन जुड़ा हो, सी डबल बॉन्ड सी वाले ग्रुप के साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो, तो वो विनाइलिक वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो ये एलाइलिक वाले हमारे पास, ये वाला एलाइलिक है, और ये दोनों बेटा जो एग्जांपल्स हम लोगों के पास यहाँ पे हैं ये विनाइलिक के एग्जांपल्स हैं। ध्यान से देख लेना, ये कार्बन ये कार्बन, तो हेलोजन डायरेक्ट जो है सी डबल बॉन्ड सी वाले ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन से वाला ग्रुप हो गया, विनाइलिक ग्रुप हो गया। अगर यहीं पे मान लो एक कार्बन होता और आगे एक्स लगा होता इस जगह पे, तो हमारे पास ये एलाइलिक वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाता। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो आगे सी डबल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे देख लो सी डबल बॉन्ड सी, सिंपल भाषा में एक बार फिर बता रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी सी एक्स, ये क्या है, एलाइलिक है। और विनाइलिक क्या है, सी डबल बॉन्ड सी डायरेक्ट एक्स जुड़ा हो, तो वो हमारे पास विनाइलिक ग्रुप जो है वो हो जाता है। आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे किसकी, बेंजाइलिक ग्रुप की। तो बेंजाइलिक ग्रुप में ना बच्चे यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत इनिशियल लेवल्स पे इसको बेंजाइलिक बोल देते हैं कि बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाओ तो बेंजाइलिक वाला ग्रुप जो है ये हो गया। ये बिल्कुल गलत है, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि बेंजीन ग्रुप के साथ आगे कार्बन और कार्बन आगे फर्दर अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ है, दैट इज रेफर्ड टू एज बेंजाइलिक ग्रुप। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। और अगर 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 एराइलिक वाला ग्रुप जो है हम किसको बोलते हैं, कि अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप के साथ सीधा हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो जाए, तो उसको हम लोग जो है वो एराइलिक वाला ग्रुप जो है वो बोल देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, नहीं क्लियर है तो वीडियो रिवर्स करके देख लो यार, बार बार थोड़ी बताता रहूंगा, वन शॉट है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो यूजुअली देख लो हेलोजन सारी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप है हेलोजन, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस हेलोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है हम लोगों के पास। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने हेलोजन से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये देखो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हम लोगों के पास, एक पोलर कंपाउंड हो गया। पोलर कंपाउंड हो गया तो बहुत सारी पोलर कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज को ये शो करने वाला है। अब यहाँ पे देख लो नेचर क्या दे रखी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो सी एक्स बॉन्ड है वो हम लोगों के पास पोलर है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, चलो जी। अब बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई सी एक्स बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन इज लेस पोलर देन दैट ऑफ हेलोएल्केन। मतलब क्या कहने का, जैसे ये हेलोएल्केन है, इसका अगर मैं सी एक्स बॉन्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, या दूसरा बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ है, इसका अगर मैं आपके साथ सी एक्स बॉन्ड डिस्कस करूं,
तो ये वाला बॉन्ड जो है, मतलब हेलो एल्केन का जो बॉन्ड है, दैट इज मोर पोलर, और ये क्या है हमारे पास, लेस पोलर। इसका कारण बहुत ही सिंपल है, देखना, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये यहां जाता है, इसके ऊपर क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने की वजह से जो ये वाला बॉन्ड है, CX बॉन्ड, इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ जाता है बेटा, इसके अंदर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आ जाता है अगर इसके अंदर, तो इसका मतलब एक साइड पे देखो, ये बहुत ही हिपोक्राइट वाला काम हो गया। एक साइड पे मैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाली पावर रख रहा हूं, दूसरी साइड से मैं लोन पेयर दे रहा हूं उसको, हो गया ना मजाक। तो मजाक ही हो रहा है बेटा यहाँ पे देखो, इसलिए लेस पोलर है हेलो एलाइन, जो मजाक करता है, बहुत ही मजाकिया ग्रुप है। एक साइड से खींच रहा, दूसरी तरफ से ला पकड़ ये खींच रहा हूं मैं मतलब क्या ही बात बनी है ना। तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसका आंसर एज इट इज नोट कर देना कि रेजोनेंस की वजह से ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ये लेस पोलर हो जाता है, क्योंकि एक साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरी से उसको दे रहा है। बात खत्म, सिंपल, पोस्ट करके नोट कर लो। आगे बढ़ रहे हैं, चलो बेटा जी, अब देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से करनी है हम लोगों ने जो है वो हेलो एल्केन्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, सारे मैकेनिज्म्स के साथ इसको मैंने समझाया हुआ है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस, यहाँ पे जिंक क्लोराइड ले रखा है, एनहाइड्रस ZnCl2 है, HCl है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। किससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हेलोजन ग्रुप से। देखो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए एल्केन ग्रुप के साथ अपने को हेलोजन लगाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूकस रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग लूकस रिएजेंट बोलते हैं। ये OH ग्रुप को रिप्लेस करता है किससे, क्लोरीन से जो है वो हमारे पास ये OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पे क्या लगा रहा है, Cl जो है वो लगा रहा है। तो जिंक क्लोराइड का बेसिकली काम होता है इस COH बॉन्ड को ब्रेक करना। इसका पूरा मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो वीडियो के अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ही जानना है कि ग्रूव्स प्रोसेस और लूकस रिएजेंट का जो है वो हम लोगों के पास एल्कोहल्स को किस तरीके से जो है वो एल्काइल हैलाइड्स के अंदर चेंज कर देता है। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम लोग। इसके अंदर दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं बता चुका हूं। जिंक क्लोराइड का क्या काम होता है, COH बॉन्ड को जो है ये वीक कर देता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हम लोग जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, टर्शरी के केस में अपने को जिंक क्लोराइड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण देख लो, CCCOH, यहाँ पे OH है। टर्शरी के केस में ये फटाफट से खुद ही लूज हो जाता है, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, फटाफट से अपने आप बन जाएगा, अपने को वीकन करने की जरूरत नहीं पड़नी उसको, समझ गए क्या। तो इसलिए थर्ड डिग्री के केस में जिंक क्लोराइड जो है वो नहीं रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं HI यूज करूं, HBr यूज करूं, HCl यूज करूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास क्या रहता है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, सबसे पहले अगर HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एटम हैलोजन जो है वो काफी बड़ा है, इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लूज कर देता है, तो जो इजीली हाइड्रोजन को लूज कर देता है दैट इज रेफर्ड टू एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास ये ज्यादा अच्छा एसिड है। देखो अब हमने अटैक करवाना है एक्चुअली हैलोजन का, तो क्लोरीन होगा तो क्लोरीन नेगेटिव अटैक करेगा, ब्रोमीन होगा ब्रोमीन नेगेटिव अटैक करेगा, आयोडीन होगा आयोडीन नेगेटिव अटैक करेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है पहले कौन अटैक करेगा, तो जो पहले टूटेगा वो पहले अटैक करेगा, बहुत ही सिंपल बात है। तो हैलोजन में जो है वो आयोडीन पहले टूट जाता, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आपको रिएक्टिविटी का कंपैरिजन आ जाए इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, तो आपको हैलोजन वाली रिएक्टिविटी ज्यादा जल्दी जो है वो होती है। अब दूसरी चीज देखो, टर्शरी के केस में जिंक क्लोराइड चाहिए ही नहीं अपने को, तो इसका मतलब टर्शरी का जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं थर्ड डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, तो दैट इज रिएक्टिंग मोस्ट फास्टर एज कंपेयर टू सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं तो। आई होप बेटा आपको ये क्लियर है, ये प्लीज नोट कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने कवर अप कर रखे हैं सारे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट, एराइल हैलाइड्स हम लोग इस तरीके से जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुन लेना क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में अगर मैं फिनोल लेता हूं, तो फिनोल जो है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से इस वाले बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब मैंने एक हाथ की बजाय दो हाथ से कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो दो हाथ से अगर कार्बन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ, तो भाई इतनी जल्दी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले, तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है
तो ये CH बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। सो सिंपल, समझ गए? तो एराइल हैलाइड्स को हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते। जितने भी आगे मैं अल्कोहल वाले प्रोसेसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एराइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन मैंने स्लाइड्स में लेटर स्टेजेस पे बनाया हुआ है। इन सारे तरीकों से एराइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा वो सारी बातें जो है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये सब चिपका लो नोटबुक में। चलो पॉज कर लो स्क्रीन, मैं उतनी देर आगे बढ़ रहा हूं। चलिए बेटा, डार्जन प्रोसेस के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रखा है। तो डार्जन प्रोसेस बड़ा ही मजेदार प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग यूज अल्कोहल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड जो है वो यूज कर रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। अब ये SOCl2 करता क्या है बेटा? क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीन जो है OH को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन से, साथ में SO2 और HCl हमारे पास क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। अब सबसे ज्यादा ब्यूटी इस रिएक्शन की क्या है कि भाई दोनों प्रोडक्ट्स जो हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं। समझे? तो अपने पास प्योर अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन होता है। भाई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, सेपरेशन के ऊपर, प्योरिफिकेशन के ऊपर, सब मस्त अपने आप उड़े जा रहे हैं। तो ठीक है ना, ये प्रोसेस अच्छा है ना, ये बेस्ट है मेरे लिए। समझे? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। तो बेटा देखो, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग पायरिडीन ऐड कर देते हैं ताकि बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड ना हो। तो देखो, एक तो गैसोस फॉर्म में हो रहा है, दूसरा जब HCl प्रोडक्ट साइड पे रिलीज हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में? इस रिएक्शन में पायरिडीन जो है वो बेस का काम करता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरिडीन जो है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ, ये देख लेना एक बार। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से ये बेस की तरह एक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करके जो है हमारे पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करती। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर मैं पायरिडीन इसमें डाल देता हूं तो फटाफट से जो है ये रिएक्शन हो जाती है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखो जी बेटा, और बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अगर मैं NaBr और H2SO4 का मिक्सचर लूं, तो यहाँ पे देखो मेन सिंपल काम है, हम सब जगह पे यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं, उसको यहाँ Br लिया तो Br से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे X लिया तो X से रिप्लेस कर दिया, यहाँ Cl5 लिया तो यहाँ Cl से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे यूजुअली क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो इसके अंदर बहुत इजीली यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं, और साथ में H3PO4 का जो फॉर्मेशन है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है या ब्रोमिनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये यहाँ पे क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी रिएक्शंस में भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एराइल अल्कोहल को या फिनोल को हम लोग इस तरह से ब्रेकआउट नहीं कर सकते, जितनी भी यहाँ पे इवन डिस्प्लेड रिएक्शंस है इन सबके अंदर भी। आई होप ये क्लियर है। चलो बेटा जी, अब बात करते हैं रेड फास्फोरस की रिएक्शन। काफी अच्छी रिएक्शन है ये, और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड फास्फोरस यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आप देखो पीछे कुछ नहीं है, PCl5 और PCl3 हमने यूज किया था ना, वही सेम काम कर रहा है यहाँ पे। ये किससे रिप्लेस हो रहा है? X से रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग X जो है वो क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर, लेकिन हम लोग ये वाली रिएक्शन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं और आयोडीन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन वाली रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी PCl5 वगैरह से सबसे ज्यादा निकलती है, तो उसके लिए हम लोग यही यूज कर लेते हैं, ये वाला यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए आप ये समझ लो कि ब्रोमीन, और ये भी एल्काइल, एल्काइल की तो बात कर ही रहे हैं क्योंकि अल्कोहल्स नहीं टूटने वाले, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, एराइल वाला ग्रुप नहीं फॉर्म होगा। तो इस केस में ब्रोमाइड और आयोडाइड मेरे को अगर प्रिपेयर करने हो, तो रेड फास्फोरस लिया, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन गैस डाली और काम खत्म किया। समझे? क्या समझाऊं? चलो नेक्स्ट। बेटा जी, ये बहुत ही घटिया रिएक्शन है हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। घटिया किस्म की रिएक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहले तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टेक प्लेस करती है, ये आपने क्लास 11th के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? क्लोरीन जो है, H का मतलब है, पहले देख लो, लाइट। H यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब है लाइट डाल रहे हैं, तो क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्लोरीन रेडिकल क्या है हम लोगों के पास? ये टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है। अब ये क्या होता है? हो सकता है यहां से हाइड्रोजन खींच ले, हो सकता है यहाँ हेलोजन लग जाए, हो सकता है यहां से लग जाए, हो सकता है यहाँ लग जाए, हो सकता है यहाँ लग जाए। अपने पास इतने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओ भाई, उनको अलग कौन करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उनको अलग करना। मतलब रिएक्शन हो रही है, नो डाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है भाई, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे तो हम लोग उसको अलग कैसे करेंगे? आई होप ये क्लियर है। आप भी बेटा पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं। आगे देखो, तो बेटा आगे देखो, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों कर सकते हैं। मिक्सचर जो है हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है भाई, ये सब चिपका लेना, सब मैंने बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लो है तो अलग करना मुश्किल है। नेक्स्ट,
भाई जी, ये रिएक्शन तो 11th वाली आ गई यहाँ पे। 11th वाली रिएक्शन क्या आ रही, ध्यान से समझना। HBr दो मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से बना हुआ है। हेलो एल्केन्स का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है? ब्रोमीन से बना हुआ है। हाइड्रोजन अगर यहाँ पे HBr हम लोग ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास जाता है जहां उसके दोस्त ज्यादा है। मार्कोवनिकोव्स रूल है ये। तो यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन के दोस्त जो हैं वो हमारे पास किस जगह पे ज्यादा है? एडिशन हमेशा जो है एडिशन रिएक्शन है। एडिशन मतलब ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इसके अंदर ऐड हो रहा है। क्वेश्चन आता है कहां पे एडिशन होगा? तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है। हाइड्रोजन उस पॉइंट पे ऐड होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। मतलब जहां हाइड्रोजन के दोस्त ज्यादा वहां हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा जाके। तो इस जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से, इधर क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर मैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये खराश इफेक्ट है या एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल है, तो अगर मैं इसकी प्रेजेंस की बात करूं बेटा जी, तो इसका उल्टा होता है। मतलब हाइड्रोजन उस जगह जाके अटैच होता है जहां उसके दोस्त कम है। कहां पे? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्योंकि परऑक्साइड से रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ ये अटैच हो जाएगा, यहाँ ये अटैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? ये CH2 हो गया। ये देख लो यहाँ CH2 हो गया और इस जगह पे क्या लग गया? Br लग गया, बात खत्म। ये बन गया। तो इस तरह से भी जो है हम लोग एल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा जी। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। फिंकलस्टीन रिएक्शन मेरी फेवरेट रिएक्शन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आयोडाइड्स को बनाने का तरीका है। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका इसके पास था, इसका इसके पास था, दोनों ने एक दूसरे का हैलोजन जो है वो एक्सचेंज कर लिया। समझे? चलो देखो, यहां क्या है? X है, ये X चला गया इसके साथ, और यहां क्या है? R है और ये R आ गया इसके साथ, बात खत्म। Ri प्लस NaX, हैलोजन एक्सचेंज। तो देखो एल्काइल आयोडाइड्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग इससे, एल्काइल ब्रोमाइड से या क्लोराइड से NaI के साथ यूज करके ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है ये हमारे पास है। ठीक है, इस रिएक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्लाइड में डाली हुई है। कृपया पेन फिर से उठा लें और नोट कर लें। चलो जी, एरोमेटिक भाई क्लोराइड ब्रोमाइड ये वाली रिएक्शन को शो नहीं करेंगे क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, बार बार रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। अबे हो रही है तो हो रही है ना रेजोनेंस। तो देखो ना यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। नहीं हटूंगा मैं यहाँ से, नहीं लगने दूंगा आयोडीन को। नहीं लगने देगा तो मत लगने दे, काम खत्म। आगे देखो ड्राई एसीटोन का जो है वो क्या फंक्शन है इसके अंदर जो हमने रिएक्शन में यूज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना इसको। हमारे पास देखो क्या रिएक्शन हो रही थी, RX प्लस NaI था, क्या बना? Ri प्लस NaX। बेटा ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल हो जाती है, बड़ा पंगा है इसमें। दोबारा से प्रोडक्ट हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं तो तूने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैंने तेरा ले लिया। अब क्या होगा? NaX, फिर इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि दोबारा रिएक्ट ना करे। इसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका है ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जैसे NaCl बन रहा है मान लो, या NaBr बन रहा है यहाँ पे, वो क्या कर जाता है? प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट कर जाता है तो बात खत्म, वहीं रुक गया, वहीं रुक गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। कैसे? ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। नहीं पता तो जाके पढ़ लो, क्लास 11th में है, मैं कभी ना कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम लोग। अब आ रही है बेटा जी स्वार्ट्ज रिएक्शन। बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, ऐसे देशभक्ति टाइप की फीलिंग आती है क्योंकि फ्लोरीन जैसे कंपाउंड जो कि इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं उनको ये बना रही है, लेकिन काम इसका फिंकलस्टीन वाला ही है। CH3Br AgF, CH3F और AgBr का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, F इधर जुड़ रहा है और AgBr अलग से बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड इसको भी बोलते हैं। लेकिन ओ भाई आयोडाइड बनाने का तरीका था फिंकलस्टीन, स्टीन बोलना, स्टीन नाक दबा के। और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो फ्लोराइड ग्रुप के साथ अटैच है, तो फ्लोरीन वाला जो है वो मेथड हमारे पास हो रहा है। आई होप ये भी क्लियर है। लेकिन इसके साथ ना AgF के साथ और बहुत सारे खड़े हैं रेस के अंदर जो ब्रोमीन को यहां से हटाने में लगे हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? हैवी मेटल के फ्लोराइड्स हैं। नाम याद कर लेना और लिख लेना कॉपी में। कई बार रिएक्शन में यहाँ पे कुछ और दे दिया जाता है तो फिर ये रिएक्शन करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे SbF3COF2 Hg2F2 हैवी मेटल फ्लोराइड्स, ये भी एज ए रिएजेंट यूज कर सकते हैं हैलोजन एक्सचेंज में। और भैया एक बात याद रखना फिर से,
एरोमेटिक फ्लोराइड हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? रेजोनेंस की वजह से। अबे नहीं आता तो रेजोनेंस तो चिपका ही देना, रेजोनेंस की वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बड़ा ही खतरनाक सा नाम लगता है, सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। क्या हो रहा है यार यहाँ पे? तो भैया ध्यान से सुन लेना इसको। पहले तो आप ये देखो, इसके ऊपर यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सब्सटीट्यूशन हो रहा है किससे? एक्स से। देखो यहाँ पे एक्स जुड़ गया, या ये सब्सटीट्यूशन इस वाले हाइड्रोजन का हो रहा है। तो भैया मैं ये रिएक्शन आपको बड़े ही सिंपल तरीके से जो है वो समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना जी आप लोग। ये जो Fe3 पॉजिटिव है ना, ये क्लोरीन का प्यासा है। मैं क्लोरीन का प्यासा हूं, क्लोरीन को छीन लूंगा। तो ये क्या कर रहा है, Fe, जैसे मान लो FeCl3 था, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाएगा? FeCl4 नेगेटिव, और साथ में क्या बचेगा? क्लोरीन पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है ये वाला क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है अगर, तो इसको दो पोजीशंस दिखेंगी, क्योंकि CH3 जो ग्रुप है ना बेटा जी, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब मैं क्लोरीन पॉजिटिव, मैं वहां जाके अटैच होऊंगा जहां मेरे को अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही है। अब ऑब्वियसली ये जो ऑर्थो पोजीशन है या ये वाली जो पैरा पोजीशन है, ये क्योंकि CH3 ग्रुप की वजह से ज्यादा नेगेटिव है, तो मैं तो वहीं जाऊंगा ना। तो इसलिए देख लो यहाँ पे, ये हेलोजन एक यहाँ लग गया, मतलब जैसे क्लोरीन पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव लगता है, याद रखना बात मेरी। और यहाँ पे जो है दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपने पास थोड़ा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हेलोजन थोड़ा बड़े साइज का होता है अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इस ग्रुप के साथ स्टेरिक एंट्रेंस रहती है। तो ये क्योंकि सिमेट्रिक है और ज्यादा स्टेबल है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया किससे? हाइड्रोजन से। आई होप ये क्लियर है, नोट कर लिया। चलो आगे नेक्स्ट देखो बेटा, CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, सारी बकवास मैंने मान ली। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन के अंदर भैया यहाँ पे डार्क क्यों लिखा, इसको सावला लाइट क्यों नहीं लिखा, गोरा गोरा क्यों नहीं लिखा इसको यहाँ पे? और भाई बहुत सिंपल है, इसको समझना। लाइट की प्रेजेंस के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लाइट ले लेता, तो जो क्लोरीन पहले Cl पॉजिटिव और सॉरी FeCl3 नेगेटिव में ब्रेक होने वाला था, वो अब मेरे पास Cl रेडिकल देके बैठ जाता। अब Cl रेडिकल का मैं क्या करता? ठीक है ना, बेंजीन के साथ रेडिकल रिएक्शन करवानी इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। तो भैया जरूरत नहीं है आपने को इसकी, आई डोंट नीड दिस। चलो, ऑर्थोपैरा आइसोमर्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। हाँ, एक चीज और है, ये जो पीछे ऑर्थोपैरा थे इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोसेस किताब में लिखा हुआ है, यूज हो सकता है आराम से। फ्लोरो कंपाउंड्स को सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन में इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। आई होप आपको ये क्लियर। नेक्स्ट, अब एक और अगर मैं बात करूं, तो क्या आयोडीन के साथ ये रिएक्शन हो जाती है? कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। तो देखो, आयोडीन के साथ भी सेम गेम है। आई पॉजिटिव जनरेट होता है, कहाँ अटैच होगा? एक इधर अटैच होगा, या कहाँ अटैच होगा? एक इस जगह पे अटैच होगा। ये जो है वो आप नोट कर लेना। लेकिन आयोडीन वाली जो रिएक्शन है वो हम लोगों के पास थोड़ी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन है का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जब ये H ने अपने आप को, X ने मतलब I ने जो है वो किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। जो तो दूसरा I था ना, जो हाइड्रोजन निकलेगी उसके साथ कंबाइन करके H पॉजिटिव जो है, सॉरी HI जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म करना है। ये I पॉजिटिव, सॉरी ये I नेगेटिव, अरे यार, अबे भाई I नेगेटिव H पॉजिटिव HI बना रहा है। अब ये क्या होता है, ये HI फिर से इससे रिएक्ट कर जाता है। अगर ये HI फिर से इससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये रिएक्शन दोबारा उल्टी चल पड़ती है। तो भाई अगर ये रिएक्शन उल्टी चल पड़ती है, तो भाई या जी आयोडीन को, HI को अपने को रिमूव करने का ड्राई एसीटोन डाल के प्रेसिपिटेट कर दिया था पिछली रिएक्शन में। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही काम करना है जी। ध्यान देखो, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, जो क्या करे, I नेगेटिव को किस में चेंज कर दे? I2 में चेंज कर दे, ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना प्रोसीड करे। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, नोट कर लो प्लीज। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं बेटा? ये एज ए टेस्ट रिएक्शन है। किस चीज का टेस्ट है भाई? इतने टेस्ट दे दे के हम थक गए हैं। ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का।
अनसैचुरेटेड कोई भी हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन की चेन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड का मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको कैसे टेस्ट करने का, चलिए रिएक्शन में देखते हैं। आप उतनी देर इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे रिएक्शन जो है वो समझा रहा हूं। आजो जी। तो बेटा देखो, कहीं पे भी हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है अगर, और साथ में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ब्रोमीन यूज कर रहा हूँ CCl4 की प्रेजेंस में, सॉरी CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा। अब ये ब्रोमीन जो है ना, वो थोड़ा खूनी रंग का है, रेडिश ब्राउन कलर का है। मैंने थोड़ा सा रंग बनाने की कोशिश करी है इसका, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर है इसका। लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड बना देता है। बड़ी बड़ी बातें ना करो गगन, विसिनल डाइहेलाइड। तो जब भी कार्बन एडजेसेंट वालों पे हमारे पास हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड बन जाता है, ब्रोमीन का जो खूनी रंग था वो साफ कर देता है, सारे खून के सबूत जो है वो मिटा देता है। कौन? मैं, मतलब ये बोल रहा है मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड्स व्हिच इज कलरलेस। तो भैया अगर खूनी सबूत जो है वो मिटा दिए गए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो होगा। तो ये टेस्ट है, ब्रोमीन का दोस्त है, उसके खूनी सबूत को मिटा देता है। मतलब ब्रोमीन को हम लोग एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विसिनल, विसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे दो ब्रोमीन जो है वो अटैच है, नोट कर लेना। आगे बढ़ रहा हूँ। चलो बेटा जी, डायजोटाइजेशन के लिए मैंने पूरी वीडियो जो है वो एक बना रखी है। यहाँ पे एनिलीन ले लिया हम लोगों ने, NaNO2 और HX यूज करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। और याद रखना, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन यूज करते हैं। प्राइमरी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे NH2 ग्रुप होना चाहिए। कोल्ड सॉल्यूशन है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। ये क्या करता है, हमारे पास N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट का जो है वो हम लोगों के पास फॉर्मेशन कर देता है। इसको मैंने मैकेनिज्म के साथ समझाया हुआ है रिएक्शन को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जरूर देख लो। लेकिन बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से ये रिएक्शन आपको एज इट इज लर्न करनी है कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एरोमेटिक। अब क्वेश्चन आता है अगर एरोमेटिक ना हो, सिंपल एल्काइल हो, तो वो क्या हो रहा है उसमें। देखो हम लोग NaNO3 यूज करते हैं और HNO3 सॉरी यूज करते हैं, और NaNO2 HCl यूज करते हैं। तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन के साथ ही बन रहा है, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो हो सकता है। और अगर मैं उसमें फर्दर वाटर डाल रहा हूँ तो ROH N2 और HCl का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। ये रिएक्शन बेसिकली एमीन्स में दे रखी है, ये रिएक्शन बोर्ड्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एज ए कंपैरिजन यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ एरोमेटिक ही है। इवन हम लोग जो है वो एलिफेटिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक के साथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ HNO3 साथ में ले रहे हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से वाटर जब डालते हैं इसमें तो ये पूरा का पूरा OH से हमारे पास क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। बात खत्म, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट बेटा, प्राइमरी एलोफेटिक अमीन जो है वो नाइट्रस, ये मैंने सारा समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देख लो, जितनी नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है वो हमें काफी इजी हो जाता है मॉलिक्यूल में ये जानने के लिए कि कितने अमीन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत सारे अमीन ग्रुप्स हैं, क्योंकि यूजुअली अमीन ग्रुप्स प्रोटीन वगैरह के अंदर रहते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर मेरे को करना हो कि किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कितने अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इस तरह की रिएक्शंस को इस्तेमाल करता हूँ। नाइट्रोजन गैस जितनी इवॉल्व होती है उसको माप लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। ये पूरा प्लीज चिपका लो, क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के अंदर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप बेटा जी ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं जी आगे। आजो जी, सेंडमेयर रिएक्शन भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर रखी है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इवन मतलब मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो क्लोरीन, CN और Br, सिर्फ इसकी बात हो रही है, याद रखना क्या बात हो रही है उसको ध्यान से सुन लेना। लेकिन फिर बता रहा हूँ, क्लोरीन साइनाइड ग्रुप और ब्रोमाइड ग्रुप की बात हो रही है, इसको नोट कर लो जरा। मैं आगे पेज पे रिएक्शन जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ ये तीन की बात हो रही है, फिर बार बार बता रहा हूँ मैं। आगे देखो बेटा जी हो क्या रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट लिया हम लोगों ने और क्या किया, Cu2X2 के अंदर क्लोरीन ले लिया, या CuBr ले लिया, या Cu2Br भी लिख देते, Br2 भी लिख देते हैं इसको, या CuCN ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ किस किस की बात हो रही है, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप की बात हो रही है। अगर ये सारे ग्रुप्स इसको पूरे को रिप्लेस करके यहां लग जाते हैं, मतलब या क्लोरीन लगेगा या ब्रोमीन लगेगा या साइनाइड ग्रुप लगेगा, तो इन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोल देते हैं। पूरी डिटेल में मैंने
विद मैकेनिज्म डिस्कस कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। नेक्स्ट आगे देखो, ये वाली जो रिएक्शन है पहले बता दूं, ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है बच्चे, ये रिएक्शन लिख देते हैं पेपरों के अंदर, गलत हो जाता है। के आई वाली रिएक्शन सेंडमेयर नहीं है, उसमें 3 बातें जो मैंने बोली हैं वही आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, ये एकदम इसको थोड़ा सा गर्म करो ना, इसको थोड़ा घुमाओ, हिलाओ, फिलाओ और इसको झुलाओ, तो ये डाइजोनियम जो है वो खुश होके आयोडीन को अपनी जगह दे देता है और यहां से नाइट्रोजन करके उड़ जाता है। समझे? चलो नेक्स्ट आ रहा हूं जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ध्यान में रखनी है, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर जो हैवी है भाई वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसको खींचना दूर करना मुश्किल होगा, तो हैवी वालों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन क्या ज्यादा होगा, बात अभी हवा में नहीं करते, अब थोड़ा बढ़ रहे हैं स्लाइड की तरफ। चलो जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करता हूं मैं। जितना ज्यादा मेरा मास होगा, जितना ज्यादा, सॉरी ये वाला मास नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, मास की बात हो रही है। ये वाला देखो, ये बड़े वाला ग्रुप है, यहाँ पे 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार, पर ये करनी तो पड़ेगी बेटा। 1 2 3 4 यहाँ पे जो है वो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अटैच है। तो ये सबसे हल्का, ये सबसे भारी, ये सबसे भारी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवॉल फोर्स को ना कुछ नहीं है, लोग बहुत डरते हैं इस नाम से। वेंडरवॉल फोर्स एक लाइन में तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको भी कुछ वैसे ही समझ लो। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लो, इसका मास ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम, तो इसलिए ये ऑर्डर जो है मास डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब मत लगाना, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है वैंडरवाल कॉन्सेप्ट को। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना कम मास होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब देखो जैसी ब्रांचिंग होती है ना, जैसे मान लो ये सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे इसके बीच में ब्रांच खड़ी होगी ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना। आ गया समझ में? तो ब्रांचिंग से जो है ये डिक्रीज कर जाता है। अब देखो ब्रांचिंग से कैसे डिक्रीज कर जाता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, ये बी आर जो है स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दी इस वाले के अंदर, इसके अंदर और ब्रांचिंग कर दी, 3 ब्रांचें लगा दी। अब ब्रांच लगा दी तो भैया डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया तो काम खत्म। चलो नेक्स्ट बेटा जी, ये देख लेना थोड़ा सा इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले जो ऑर्थो वाले क्लोरो डाइक्लोरो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मेटा वाली पोजीशन पे अटैच है और ये पैरा पोजीशन पे अटैच है। बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास डिफरेंस जो है वो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4-5 डिग्री का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन हाँ, मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ रहा है इसके अंदर, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। बॉइलिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन जो है इसकी सिमेट्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेबिलिटी ज्यादा है इस केस में, और डाइपोल मोमेंट इसका अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, जबकि ये थोड़े से पोलर रहते हैं जिससे स्टेबिलिटीज के ऊपर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है? तो ये अपने दिमाग में डाटा लिख लेना, अगले पेज पे मैंने कुछ और डाटा लिखा हुआ है वो आप नोट कर लेना। चलो जी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नियरली सेम है, लेकिन पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, ये उसकी सिमेट्री की वजह से हो रहा है, जिस जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जो है वो हो रही है। आप भी पानी पी लो बेटा थोड़ा सा, मैं भी पी लेता हूँ। अब बात करते हैं बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ध्यान में रखना थोड़ा सा इसको। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है बॉन्ड की ताकत। एक साइड क्लोरीन अटैच है, एक साइड फ्लोरीन अटैच है, कितनी ताकत है दोनों के बीच में एक दूसरे को खींचने की, तोड़ने की, सबसे ज्यादा ताकत। अब देखो सिंपल सी बात है, फिर लगाओ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नहीं अब मैं कूलम लॉ लगा देता हूँ। कूलम लॉ तो सबने पढ़ा होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो फ्लोरीन बहुत छोटा है, इसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लोरीन बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। आई होप आगे तो आप समझ ही लोगे। आयोडीन बहुत बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो रहता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का, मतलब CF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर CCl, फिर ये CBr और CI बॉन्ड जो है वो हमारे पास रहेगा। बेटा जी इसके अंदर एक्सेप्शन है जी, और एक्सेप्शन जी केमिस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। तो डाइपोल मूवमेंट जो है, पहले मैं आपको समझा दूं होता क्या है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली मान लो आपके पास 2 चार्जेस हैं, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा -q और +q, अगर वो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर p वेक्टर जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये हमने
कन्वेंशन में माना हुआ है, होता किसके बराबर है, 2 टाइम्स A इंटू क्यू। मतलब जितना दोनों के बीच में डिस्टेंस टाइम्स जितना चार्ज वो जनरेट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को बेटा जी हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइपोल मोमेंट जो है वो बोल देते हैं। अब देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीज। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की डिक्रीज करेगी तो हमारे पास क्यू फैक्टर जो है, मतलब जो चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएगा, चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कार्बन और हेलोजन। ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द हेलोजन जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट भी डाउन द ग्रुप क्या कर जानी चाहिए, डिक्रीज कर जानी चाहिए, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम होती रहती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, चार्ज सबसे ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या वो असली में ज्यादा है? नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज नोट कर लेना, एक्सेप्शन आ चुकी है, देख लो। आगे देखो बेटा जी, क्लोरीन का साइज स्मॉल है, लेकिन 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 ये जो CCl बॉन्ड है और ये जो CF है, ये आइडियली एक गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे एक्सपेक्टेड क्या था, ये एक्सपेक्टेड था हमारे पास CCl CBr और CI, ये एक्सपेक्टेशंस थी मेरी जो थी इस जगह पे। एक्सेप्शंस बेटा जी है ही ऐसी, लेकिन क्या करें, याद करनी पड़ेंगे। अब इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस केस में जो डिस्टेंस है ना A, वो काफी बढ़ जाता है और चार्ज उतना कम नहीं होता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से चार्ज का और डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो फ्लोरीन से बढ़ जाता है, फ्लोरीन वाले से बढ़ जाता है, इसलिए फ्लोरीन से ये पहले आ रहा है। तो फिर बता रहा हूं, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन चार्ज उतना कम नहीं हो रहा। क्लोरीन इज इक्वली गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो नॉट इक्वली गुड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 है, लेकिन वो उतना डिक्रीज नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए CCl जो है वो पहले आ रहा है। आई होप ये एक्सेप्शन आपको क्लियर है। बाकी ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिपल्शन होगी दोनों के बीच में, देख लो, दो किताबी बात आपको लिखनी है तो नोट कर लेना, टेक्निकली मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटीज की बात करूं तो भैया पोलर सॉल्वेंट्स हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी ये, कि व्हाई हमारे पास हेलो एल्केन्स जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अब ये देखो बच्चे यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज, कैसे होते हैं कंफ्यूज, देखो CX अभी सिखाया जी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और बचपन से यही सिखाते आ रहे हैं, पोलर कंपोनेंट्स जो है वो पोलर कंपोनेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेसोल्यूशन है वो बहुत कम होता है। कारण क्या है, वाटर जो है वो अपने में मस्त रहता है, वाटर के अंदर जो है वो बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही प्रेजेंट है, और जब हम एल्काइल हैलाइड को उसके अंदर बेटा ऐड कर देते हैं ना, तो पता क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, बट वो उस लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता। ब्रेक ना करने की वजह से जो है वो CX बॉन्ड उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो पाता, मतलब वो अपने में मस्त है, जस्ट इग्नोरिंग। जैसे वो पुरानी गर्लफ्रेंड होती है ना उसकी, उसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लुक एट हर, आई एम जस्ट मेकिंग हर इनविजिबल, इग्नोर कर रहा हूं मैं उसको। यही मुझे लगता है कि पुरानी गर्लफ्रेंड होगी, वाटर की इग्नोर कर रहा है, बॉन्डिंग बना ही नहीं रहा। बॉन्डिंग नहीं बना रहा तो भैया मैं क्या कर लूंगा, मैं इनविजिबल ही रहूंगा ना, समझे। चलो डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी फिर दोबारा ध्यान से देख लेना, डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के जो है वो बराबर रहती है। जितना ज्यादा मास होगा, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। RI का मास ज्यादा, RBr का कम, ये जो है ऑर्डर हो गया, आपको समझ में आ गया, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हैवी ग्रुप होगा उतना ज्यादा डेंसिटी उसकी रहेगी। अब यहाँ पे भी देख लो, ये सबसे बड़ा है, सेम हेलोजन के साथ अगर मैं बात करूं, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम। आई होप जी ये आपको क्लियर है, नोट कर लेना एग्जांपल के साथ। तो बड़ा बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से। पहले तो ना इसका मतलब समझा देता हूं। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा जी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखो न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो है वो रहते हैं। अब हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, प्रिपरेशन वेपरेशन वाला काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई भी CX बॉन्ड है ना, मतलब किसी भी बॉन्ड के साथ अगर हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो है वो रहता है। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है और ये हेलोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड पोलैरिटी है, न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
ये CNU हो जाता है और X नेगेटिव का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अगर मैं यहाँ पे देखो एक्वस KOH लूं, तो एक्वस KOH मेरे पास OH नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो रिलीज करता है। ध्यान से देखते रहना जो जो चीजें क्या रिलीज हो रहा है जी, OH नेगेटिव। क्या ब्रोमीन को हटा रहा हूं मैं, इसकी जगह क्या फिट कर रहा हूँ, OH नेगेटिव लगा रहा हूँ। और साथ में ये पोटाशियम किसके साथ अटैच हो रहा है, ब्रोमीन के साथ अटैच हो रहा है। क्या बन रहा है, KBr बन रहा है। अब यहीं पे एल्कोहलिक KOH ले लूंगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, याद रखना, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक्वस KOH जो है हमने ले रखा है, ये चीज आपको फोकस करनी है। फिर यहाँ पे देखो KCN यहां से तोड़ रहा हूँ, CN नेगेटिव और क्या K पॉजिटिव, CN नेगेटिव इसको हटा रहा है, यहाँ कुछ CN लग रहा है और K KBr के साथ जुड़ के KBr जो बना रहा है। अब यहाँ पे देख लो आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, फोकस कर लेना अच्छे से, ध्यान से देख लेना। क्या देख लेना, Br जो है AgCN के साथ NC बना रहा है, KCN जो है वो AgCN के साथ CN बना रहा है। अभी करेंगे डिस्कस क्यों बना रहा है, आप अभी याद रखो AgCN जो है, मैंने अगली स्लाइड्स में 2-3 के बाद जो है इसको पूरा पिकअप कर रखा है इस वाले कॉन्सेप्ट को। लेकिन अभी के लिए समझ लो, मैं सिर्फ एज एग्जांपल आपके पास नोट करवा रहा हूँ रिएक्शन। यहाँ पे देख लो Br है, KBr है तो NO2 अटैच हो रहा है, ONO ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। आगे देखो अगर AgNO2 है तो हमारे पास NO2 ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। अब ऐसे देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaBr निकल रहा है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है डायरेक्ट ऐसे। और यहाँ पे देख लो AgBr निकल रहा है और ये जो O है इसका, ये इसके साथ अटैच हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हमारे पास टेकअप कर रही है। ठीक है, अब ना क्वेश्चन आ रहा है Ag और K के केस में जो है वो ऐसा क्या है कि हमारे पास जो है वो नहीं हो रहा। तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीजें जाननी पड़ेंगी। पहला कॉन्सेप्ट है जी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तो दो पोजीशन से अटैच होने की कैपेबिलिटी को रखता है। दो पोजीशन से अटैच होने की मतलब, जैसे अगर मैं साइनाइड ग्रुप की बात करूं तो साइनाइड ग्रुप कैन अटैच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, या इस पर्टिकुलर प्लेस से भी साइनाइड ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखो NO2 ग्रुप की बात करूं अगर मैं, तो NO2 ग्रुप यहां से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझो ना थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ इसके ऊपर साइनाइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इस तरह का। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर भी अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास भी अटैच है, मतलब ये दो सेंटर्स हो गए हम लोगों के पास। एक्चुअल में ना देखो NO2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव होता है ना, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब दो सेंटर्स कौन कौन से हैं, इस नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, इस ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकते हैं, तो इसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो गए। अब क्वेश्चन आता है जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इजीली अवेलेबल होगा वो अटैक कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ध्यान से सुनना बेटा जी, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसको देख लो। KCN की बात करूं अगर मैं, तो ये फटाफट से K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कौन सा करेक्टर रखता है, आयनिक करेक्टर जो है हमारे पास ज्यादा रख रहा है। आयनिक करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये CN नेगेटिव कौन से पॉइंट से अटैच करेगा, C वाले पॉइंट से अटैच करेगा। तो इसमें आपने जितनी भी पीछे रिएक्शंस देखी हैं उसमें KCN के केस में जो है वो CN अटैच हो रहा है। अब देखो AgBr के केस में क्या हो रहा है, सॉरी AgCN के केस में जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ये बॉन्ड उतना आयनिक ना होने की वजह से इजीली ब्रेक नहीं करता, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक कर जाता है किसके ऊपर, जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड पॉइंट है उसके ऊपर जो है ये वाला जो N अटैच कर जाता है, जिसकी वजह से AgCN के केस में हमारे पास NC जो है वो जुड़ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन फंडा जो है वो इसका इसके ऊपर जो है वो लाइक कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे देखो सेम काम हो रहा है KNO2 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो फिर से KNO2, ये K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, मतलब N डबल बॉन्ड O नेगेटिव वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है KNO2 के केस में, जो आप वीडियो पीछे करके देख लेना, तो ONO जुड़ा हुआ है KNO2 के केस में, इस वाले पॉइंट से जो है वो अटैच हो रहा है।
जबकि AgNO2 के केस में क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करेगा हम लोगों के पास यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास जो नाइट्रोजन वाला पॉइंट है ये इस जगह से अटैच हो जाएगा। तो Ag के केस में हमारे पास N से अटैच है, तो NO2 वाला पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दो डिफरेंसेस जो है यहाँ पे हमारे पास आ गए। देखो AgNO2 के केस में NO2 अटैच हो रहा है, और पिछली स्लाइड में आ जाओ, इसके केस में NC अटैच हो रहा है, इसमें CN हो रहा है, इसमें ONO हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो बेटा ये पीछे स्क्रीनशॉट जो ले लो, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना हो कहीं पे या नोट्स बनाने हो तो ये नोट कर लेना, आप पॉज करके ले लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखो, ये मैं सारा बता चुका हूँ। KCN KNO2 जो है वो ONO बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि आयनिक करेक्टर है, और AgNO2 NO2 बना रहा है क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो हमारे पास कोवेलेंट नेचर वाले बॉन्ड्स हैं। ये सारा नोट कर लेना आप अपने पास, मैंने कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ द, अरे बहुत सिंपल कहानी है भाई ये, देखो इसको ध्यान से। C डबल बॉन्ड CX है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इसके साथ रेजोनेंस करता है, जिसके अंदर इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ जाता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर जो है वो इसके अंदर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आने की वजह से हम लोगों के पास हो क्या रहा है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट इसको करना काफी मुश्किल है। तो विनाइल वाले ग्रुप्स जो है वो हम लोगों के पास पाई इलेक्ट्रॉन के रेजोनेंस की वजह से सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज नोट करना। अब बेटा जी ये ऐसा टॉपिक है बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लेकिन काफी सिंपल है। दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। SN1 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, SN1, और एक होता है SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो है इसको हम लोग बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखना, बात करेंगे SN1 टाइप की, जिसको यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हम लोग बोल देते हैं। चलो जी देखिए बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, C के साथ अटैच है यहाँ पे, और X जो है वो जुड़ा हुआ है, अपने को इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इस केस में क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होकर इसके ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फटाफट से इस पे एक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। मतलब SN1 टाइप में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल अपने आप इन्वॉल्व है। हो क्या रहा है देखो, पहले केस में हमारे पास हेलोजन यहां से निकल गया, स्लो स्टेप है ये वाला, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी के केस में बहुत स्लो होगा, प्राइमरी में तो सबसे ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि इस केस में देखो ये टर्शरी वाला केस है, थर्ड डिग्री हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये वाला थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो आगे फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो स्टेप है, आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो है, जिसके अंदर ये प्लेनर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर एक चीज आप याद रखना, प्लेनर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे होता है। तो आगे देखो ये बन जाता है, प्लेनर होने की वजह से हमारे पास क्या क्या हो रहा है वो सब चीजें आप थोड़ा ध्यान में रख लो। देखो ये कार्बन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये आगे फर्दर 3 कार्बन से अटैच था। अब देखो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं बात करूं कि ये एक प्लेन में हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट है एक प्लेन के अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल इसको इस जगह से भी अटैक कर सकता है, इस जगह से भी अटैक कर सकता है। दो प्लेसेस है न्यूक्लियोफाइल के इस पर्टिकुलर कार्बन को रीच करने के। तो अगर इस जगह से अटैक करेगा तो उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा अलग होगा, इस पिछली जगह से अटैक करेगा तो स्पेशियल अरेंजमेंट थोड़ा अलग होगा। एक बात आप याद रखो, पहले तो ये कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास प्लेनर कार्बोकेटाइन है, प्लेनर कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले बन चुका है। न्यूक्लियोफाइल अगर उस पर अटैक कर रहा है तो जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल है, ये हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, प्लेनर कार्बोकेटाइन, दिस इज प्लेनर कार्बोकेटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस पोजीशन, यहां से आ सकता है, या न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस पोजीशन। तो देयर आर टू स्पेशल अरेंजमेंट्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो उसी की बात पे इस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे जनरेट होने वाली है, बस आप इतना समझो कि किस तरह से पहले प्लेनर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे जो है वो न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर हमारे पास अटैक कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा,
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं अगर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब इसी के रेट पे डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा लिया होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन पर डिपेंड करती है। थर्ड डिग्री वाला कार्बोकेटायन जल्दी कार्बोकेटायन को फॉर्म कर देगा, थर्ड डिग्री वाला जहां पे हेलोजन अटैच है, फिर सेकंड डिग्री वाला, फिर फर्स्ट डिग्री वाला। मतलब क्या, आपके पास अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना बेटा जी इसको, आपके पास ये एग्जांपल दे रखा है सी एक्स सी सी सी, और एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ये वाला, और एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सबसे जल्दी रिएक्शन किसमें होगी, द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन दिस, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो याद रखो हमारे पास थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन लास्ट में होगा, फिर हमारे पास सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन आएगा, फिर हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन आएगा। आई होप आपको ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगेगा कि SN1 रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी है। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखना, अगर मैंने पोलर सॉल्वेंट ले रखा है और लो कंसंट्रेशन ले रखी है न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की अगर कंसंट्रेशन लो है तो हमारे पास कार्बोकटायंस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म का फेवर जो है वो करेगा। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर द फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो SN1 से जो है हमारे पास एक रेसमाइजेशन मिक्सचर जो है वो बनता है। तो ये थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखो, जब मैं ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। उसके अंदर मैं सारा डिटेल में आपके साथ बताऊंगा कि कैसे जो दोनों साइड वाले अटैक हैं अभी जो मैंने बताया, वो कौन कौन से मिक्सचर्स को हम लोगों के पास जो है वो जनरेट कर रहे हैं प्लेनर कार्बोकेटायन के ऊपर, ठीक है। अभी ये नोट कर लो आप इसको अपने पास कॉपी में, लेकिन आगे जो है वो मैं डिस्कस इसको करूंगा। अब बेटा जी देखो जरा, एक बार मैं बता रहा हूं मैं, तो ये जो मैं प्लेनर कार्बोकेटायन की बात कर रहा था, देखो पहले क्या हुआ, एक्स रिमूव हुआ यहाँ से, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन ले रखा है तो एक्स चला गया, स्लो रिएक्शन है, हमारे पास प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया। अब जो प्लेनर कार्बोकेटायन मेरे पास बन गया, मी एज अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस पोजीशन, मी एज अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस पोजीशन। तो ये दो पोजीशन से मैं अटैक कर सकता हूं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे दो पोजीशंस बेसिकली शो कर रखी है। मतलब अगर ये प्लेनर फॉर्म में आपके साथ लगता कि ये वाला जो है वो कार्बोकेटायन बन रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे अटैच होता विच इज दिस, एंड दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस जगह से अटैच होता जो मेरे पास यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने 3D डायग्राम नहीं बना रखा इसका, तो आप आई होप ये समझ गए हो मेरी बात को कि किस तरह से एक प्लेनर कार्बोकेटायन जो है, जो कि ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल इस जगह से अटैक इसके ऊपर कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। चलो बेटा जी अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री SN1 में ज्यादा रिएक्टिव था, यहाँ की रिएक्शन जो है थोड़ी सी अलग है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये वाली। अब इसमें देखना क्या हो रहा है। अब इसमें देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप विच इज हेलोजन, यहाँ पे हम लोगों के पास है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे अटैक कर रहा है इधर से। अब न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा बेटा, तो होगा क्या, देखो ये धीरे धीरे इसको अप्रोच कर रहा है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे बनती जा रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहा है, इसकी बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक हो रही है। अब धीरे धीरे बॉन्डिंग वीक हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये यहाँ से निकल जाएगा, और इस जगह पे आके जो मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, ये मतलब ये पेंसिल मेरी यहाँ से निकल जाएगी, और इस जगह से न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा था वो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हो रहा है, मतलब एक साइड से न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करके बॉन्डिंग बना रहा है, तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्डिंग बन रही है, और दूसरी साइड से जो लिविंग ग्रुप हेलोजन है उसकी बॉन्डिंग वीक हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है निकल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रखा है, अगले वाली स्टेट में बस ये आपको नहीं दिखाना, और ये जो है यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जो है इस जगह पे इस तरह से बना दिया। तो इसको वाल्डन इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट की बात करूं बेटा, तो पहले जो ये एक्स वाला ग्रुप था मेरे पास वो इस प्लेस पे अटैच था, अब जो न्यूक्लियोफाइल नया अटैच हुआ वो दूसरी साइड पे अटैच हुआ, तो देयर इज अ इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो पहले यहां अटैच था हमारे पास लिविंग ग्रुप, अब वो न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करके दूसरी साइड पे अटैच है। तो दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो है वो क्या इंपैक्ट है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है SN2 के अंदर, इस कार्बन पे अटैक करना है, और इस हेलोजन को जो है
वो यहाँ से रिमूव करना है। तो अगर इस हेलोजन को रिमूव करना है और यहाँ पे अगर मान लो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट डिग्री की बात करूं तो फर्स्ट डिग्री के केस में, जो कि ये फर्स्ट डिग्री है, ये अटैक काफी सिंपल है क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम है वो बहुत छोटा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा, हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको आराम से अप्रोच कर जाता है। तो इस केस में फर्स्ट डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। SN1 के केस में फर्स्ट डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम थी क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा सीधा, तो इसलिए फर्स्ट डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देख लो दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन का एक ये बल्कि ग्रुप आ गया जो अब इसको हेलोजन पे अटैक करने से थोड़ा हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ इसको हिंड्रेंस मिल रही है, ठीक है, जिससे ये अटैक उतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट डिग्री के बाद रिएक्टिविटी आ रही है सेकंड डिग्री की। अगर मैं इसकी बात करूं तो दो दो ग्रुप्स बेटा यहाँ पे लग गए, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और मुश्किल हो गया, ठीक है। और इस केस में देखो, इस केस में तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लग चुके हैं टर्शरी वाले केस में, ठीक है, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए थर्ड डिग्री की रिएक्टिविटी इस केस में जो है वो सबसे कम रहती है। तो याद रखो, फर्स्ट डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करता है SN2 में, फिर सेकंड डिग्री और फिर थर्ड डिग्री जो है हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन जो है वो हो रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना इसको। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, इसमें कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। पहले हैलोजन इस साइड अटैच था, अब जो नया न्यूक्लियोफाइल आया वो दूसरी साइड पे जो है वो अटैच हो गया। अगर इस साइड अटैच होता है तो इस साइड आ जाता है। अब ये लीवो रोटेटरी क्या है मैं फिर से बोलूंगा, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में हर चीज डिस्कस की जाएगी, पेशेंस बना के रखो। अब देखो, SN2 की रिएक्टिविटीज की बात करूं तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको, और सेकंड डिग्री के केस में उससे कम रहती है, और थर्ड के केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उसके ऊपर। अब बेटा जी नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। मतलब कितना न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मारनी तो टक्कर है जाके हेलोजन को रिमूव करने के लिए। तो हेलोजन यहाँ पे टक्कर मारेगा, दूसरी साइड से रिमूव हो जाएगा, जो जितना स्ट्रांगली टक्कर मारेगा उतना इजीली रिमूव हो जाएगा। अब याद रखना, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज आपको रटी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ना नीट का कॉन्सेप्ट भी साथ कवर अप करके चल रहा हूँ, क्योंकि नीट के अंदर बेसिकली लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। तो ये मैंने लाइन टू लाइन हर चीज जो है ना वो कवर अप करने की कोशिश कर रखी है। तो खाली ये सारे पॉइंट सिर्फ यही नहीं है बोर्ड वाले। तो ये देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, फिर आयोडीन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपके पास अगर CN का अटैक हो रहा है एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास फ्लोरीन का अटैक हो रहा है, और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, तो मुझे लगता है आप शायद इसका आंसर कर पाओगे कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी। सीरीज आप याद कर लो, ये सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और सबसे लेट रिएक्ट करेगा ये वाला। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक इजी, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक मुश्किल। तो ये सीरीज जो है वो हम लोगों के पास आपको लर्न करनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। अब वहां पे देखा था हमने पोलर सॉल्वेंट्स और वीक न्यूक्लियोफाइल जो था वो फेवर कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, उसके अंदर जो था वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ये रिएक्शन अगर, ये कंडीशंस अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स देखो, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखो, और हाई कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की देखो। अगर ये सारी चीजें मिल गई तो भैया SN2 हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना इस चीज को। SN1 कौन से वाला है, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद कराने के लिए बता देता हूं। इसके अंदर पहले क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है ना, इस वाले के अंदर SN1 के अंदर। तो जितना स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन होगा उतना इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला केस थर्ड डिग्री का है। अब इस केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये जब रिमूव होगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको देख लेना जरा ध्यान से बेटा। यहाँ से जब ये रिमूव हुआ तो इस पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो इस बेंजीन के साथ क्या कर रहा है, नैन मटक्का कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जब ये हेलोजन रिमूव हुआ तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड डिग्री वाला आ गया, C और ये क्या C, और ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री का हो गया, और ये 0 डिग्री का हो गया, ठीक है।
तो अब फिर SN1 की बात हो रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास इस केस में फॉर्म हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कई बार ना बच्चे, मैंने यहाँ पे जानबूझ के जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे याद कर रखे लिखे हुए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री या 0 डिग्री वाला खाली नहीं, इसके बीच में ये भी आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटाइन जो सबसे जल्दी बन रहा है 3rd डिग्री वाला, फिर हमारे पास ये वाले जो है हमारे पास बेंजाइलिक वाला आ जाता है, फिर ये हमारे पास विनाइलिक वाला आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास फॉर्म जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो, SN2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो SN2 रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। मतलब इसका जो फैक्टर है वो कौन सा ज्यादा इसमें वो करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा अहमियत रखता है इसके अंदर। तो इस केस में देख लो, ये हमारे पास जो पहले वाला ग्रुप है ये बेसिकली यहाँ पे बेंजीन है और CH2X है, मतलब 1st डिग्री हो गया, ठीक है। इस केस में जो है भी ये 1st डिग्री है, लेकिन ये इजीली फॉर्म हो जाता है, मतलब ये इजीली लूज कर देता है और ये भी इजीली लूज कर देते हैं, लेकिन इससे कम। फिर ये वाला 1st डिग्री, फिर 2nd डिग्री, ये सॉरी ये हम लोग यहाँ पे ना इसको 0 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1st डिग्री, फिर 2nd डिग्री और फिर 3rd डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये तो सीरीज पता ही है, ये वाली तो अभी मैंने डिस्कस करी, क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो सबसे लेट रिएक्ट, जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो है, ठीक है। आराम से न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए उसको रिप्लेस करना। लेकिन इससे पहले कैटेगरी के अंदर ये वाला और ये वाला ग्रुप भी आता है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वन शॉट के अंदर ये भी चीजें जो है साथ में कवर कर दी कि यहाँ पे बेंजाइलिक वाला सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है हम लोगों के पास आएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनसीईआरटीज में इस तरह से एज इट इज नहीं गिवन होता कई बार, तो गैप हो जाता है क्रिएट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस चीज का इंतजार हम लोग बहुत देर से जो है वो कर रहे थे, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स किसके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एक बार आप भी पानी पी लो, ठीक है। तो ये टॉपिक जितने मैंने वन शॉट जो है वो यूट्यूब वगैरह पे प्रेजेंट है, किसी ने भी अपने वन शॉट के अंदर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर अप नहीं कर रखा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा जो है वो आपको एक ही शॉट के अंदर सारी चीजें मैं जो है वो आपको दे दूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखो, लाइट इज अ कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो मोशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो लाइट इधर चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। लाइट का मूव करने का तरीका है, जैसे मान लो बल्ब है, अगर मैं कोई बल्ब की बात करूं तो वो हर जगह से लाइट एमिट कर रहा है, मतलब लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो सब डायरेक्शंस में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो ये लाइट को, जिसके अंदर सब जगह पे वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में जो है वो क्या कर रही है? प्रोपिगेट कर रही है। तो उन लाइट्स को हम लोग बोल देते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जो है वो उसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पोलराइज्ड किया जा सकता है, तो ये निकोल प्रिज्म करके एक डिवाइस रहता है जिसके अंदर से अगर हम लोग लाइट को पास करें तो लाइट के इतने सारे वाइब्रेशंस जो है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन जो है वो प्रेजेंट रह जाता है। इसको बोलते हैं क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म का डिजाइन इस हिसाब से होता है कि जो बाकी डायरेक्शंस में लाइट प्रेजेंट थी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट पास हो पाती है उसके अंदर से, बाकी सारी लाइट जो है जो भी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है वो सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जनरेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। आई होप आपको लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं निकोल प्रिज्म के अंदर से लाइट पास कर रहा हूं और कोई कंपाउंड उस लाइट को, जैसे मान लो ये मेरी जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने अभी बताया ऐसे हो रही है, मान लो कोई सॉल्यूशन ले लिया मैंने इस डब्बे के अंदर और इस डब्बे के अंदर से मैंने इसको पास किया। जैसी लाइट पास हुई, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, हो सकता है इधर को बेंड कर जाए,
हो सकता है इधर को बेंड कर जाए। अगर लाइट की बेंडिंग होगी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर से पास किया जाए और वो लाइट पास होने के बाद थोड़ी सी बेंडिंग शो करे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, लाइट की बेंडिंग अगर हो रही है तो लाइट दो तरीके से बेंड कर सकती है। देखो ऐसे आ रही थी लाइट, सिंपल, ठीक है, हो सकता है लाइट इस तरह से बेंड कर जाए राइट में, और हो सकता है लाइट जो है वो इस तरीके से बेंड कर जाए लेफ्ट में। तो इन कंपाउंड्स को अलग अलग कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने नाम लिखा हुआ, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो पहले कितने एंगल पे लाइट जो है वो घूम रही है, तो एक हमारे पास डिवाइस होता है जिससे हम लोग कितना एंगल ऑफ रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का हुआ एक कंपाउंड से पास करने पे, उसको हम लोग पोलैरीमीटर से जो है वो मेजर कर लेते हैं। चलो आ जाओ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाई आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस, ये कई बार बहुत कॉमन वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब अ पर्सन हु कैन राइट फ्रॉम बोथ द हैंड्स। तो डेक्स्ट्रस का मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर लाइट जो है वो हम लोगों के पास पास हो रही है और लाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, मतलब जैसे ये पास हो रहा है तो इट रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसे घूम रहा है तो ऐसे पास हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव कर जाए, मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शंस को या ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, या राइट रोटेटिंग कंपाउंड्स भी बोल देते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग डी फॉर्म भी बोल देते हैं। तो कंपाउंड आगे छोटा डी लगाना है आपको, या साथ में प्लस लगा दो। तो जो कंपाउंड लाइट को राइट साइड पे घुमा रहे हैं, दैट आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। आई होप ये बहुत सिंपल है और आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, व्हाट आर लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम लोग स्मॉल एल फॉर्म भी बोल देते हैं। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव करवाते हैं, उसको हम लोग लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स बोल देते हैं, या उसकी एल फॉर्म जो है वो हम लोग उसको बोल देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब ये जो हमारे पास जो लाइट को पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस में घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। आगे आ जाओ जी, कायरलिटी क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं हम लोगों के पास। तो जो कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कायरल कंपाउंड्स बोल देते हैं। क्या होता है, मैंने आगे फोटोज बना रखी हैं, तो बेटा जी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये एक आयरल मॉलिक्यूल है। तो यहां पे देखो, इसकी जो ये कंपाउंड, ये इसकी मिरर इमेज, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे ले रखा। तो मिरर इमेज जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एकदम एक दूसरे के जो है वो ऊपर बन रही है ऐसे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज उठा के अगर मैं यहां रख दूंगा तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन जाएंगी। तो जो कंपाउंड की मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो वो कंपाउंड्स हम लोगों के पास क्या बोल देते हैं, एक आयरल कंपाउंड्स बोल देते हैं। जिनकी सुपर इम्पोजेबल नहीं होती मिरर इमेजेस, उन कंपाउंड्स को हम लोग कायरल कंपाउंड्स बोल देते हैं। ये स्लाइड एक्चुअली पहले लगी है, तो ये एक आयरल कंपाउंड्स का एग्जांपल है, इसको नोट कर लेना आप अपने पास, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, द विच आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब एक आयरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो ये देखो, ये जेब्रा मैंने यहाँ पे बनाया, एक जेब्रा ये वाला और ये वाला, इसकी मिरर इमेजेस अगर मैं सुपर इम्पोज करवाऊं तो वो नहीं करेंगे सुपर इम्पोज। तो ये कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास कौन सा कंपाउंड है, ये नोट कर लेना बेटा ध्यान से। ये मेरे पास कायरल कंपाउंड जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा था, एक कायरल था जिसमें सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। आप इसकी प्लीज एक बार डेफिनेशंस जो है वो नोट कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है, पॉज करके देख लेना, ठीक है। कायरलिटी और ए कायरलिटी जो है वो क्या होता है, ठीक है। और एक ये वाली डेफिनेशन भी नोट कर लो, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद अब बेटा जी देखना जरा ध्यान से, एसिमेट्रिक कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या उसको स्टीरियो सेंटर भी बोल देते हैं। अब देखो, कार्बन के साथ बेटा कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, बी डी एफ। ये मेरा कार्बन था, कितने टोटल बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर चारों सब्सटीट्यूएंट्स, मतलब ये
अलग हो हमारे पास कार्बन के, मतलब जो भी कार्बन के साथ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन जो है वो फॉर्म करता है, अगर सारा का सारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो, अलग हो, किसके अंदर, कार्बन के अंदर, तो ऐसे कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर भी बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट, द मिरर इमेजेस जो है उसकी ओवरलैप नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। अब मिरर इमेजेस कैसे इसकी ओवरलैप नहीं कर सकती हैं, ये चीज मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो बेटा, प्रोपेन टू ओल जो है, ये यहां पे ना आप इसको प्लीज नोट कर लेना, इस वाले कॉन्सेप्ट को 2 मिनट पॉज करके स्लाइड, क्योंकि इसका जो सारा फंडा है मैंने अगली स्लाइड में समझा रखा है, ध्यान से देख लेना इसको, कॉन्सेप्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेन टू ओल जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एक कायरल मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखो प्रोपेन टू ओल, पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके जो है वो बता देता हूं। तो देखो प्रोपेन टू ओल मॉलिक्यूल है कैसा, कार्बन 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 OH, ठीक है। तो ये प्रोपेन, सॉरी यहाँ पे 2 ओल है, तो ये जो होगा हमारे पास किधर अटैच होगा, OH ग्रुप जो है वो इस साइड पे अटैच होगा, ठीक है। तो ये वाला बीच वाला कार्बन हो गया एक, ये 2 कार्बन जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास प्रेजेंट है। अब इसका मिरर इमेज लो, इसका मिरर इमेज लूंगा तो देखो जो साइड मिरर के नजदीक है वो पहले बनेगी यहाँ पे H4, ठीक है। अब ये ना कई बार ना बच्चों को, इवन मतलब मेरे जैसे लोगों को भी कई बार डाउट हो जाता है, ये क्या है, ये जो हमने एरो बना रखा है, ठीक है, या एक ये वाला जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक नोटेशन है चीजों को बनाने की, पहले मैं ना यही समझा देता हूँ क्योंकि इससे इजी हो जाएंगे चीजें समझनी। देखो बेटा, मान लो इसको मैं थोड़ा सा 3D में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा सेंटर, ये वाला जो है वो क्या है हमारे पास प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट है, इस एंड पे समझ लेना कार्बन है, ये OH ग्रुप लगा हुआ, कैन यू जस्ट इमेजिन इट, ये OH ग्रुप लगा हुआ, ये जो आपकी तरफ मॉलिक्यूल है दैट इज CH3, इस जगह एक मॉलिक्यूल अटैच है, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक मॉलिक्यूल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो मॉलिक्यूल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो मैंने सॉलिड इससे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, जिसका मुंह आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ है मॉलिक्यूल, और जो ये पीछे की तरफ है बैक साइड पे, इसको मैं डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मतलब है इसका। अब इसका देखो मिरर इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कंपाउंड था, ये OH ग्रुप लगा हुआ, ये इसकी मिरर इमेज होगी एग्जैक्टली ऐसी, ये दोनों मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड की क्या रहेगी, मिरर इमेज रहेगी। अब ये देखो इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या सुपर इम्पोजेबल है, तो अब ध्यान से देखना जरा। अब अगर मान लो ये ऐसा कंपाउंड था, इस कंपाउंड को मैं क्या कर दूं, 180 डिग्री रोटेट कर दूं। यहाँ पे देखो तीसरे वाली स्लाइड में क्या कर रखा है, 180 घुमाना, मतलब 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो आप देख रहे हो जो जो वाला CH3 ग्रुप था, 180 रोटेट होने के बाद ये आपकी साइड पे आ जाएगा, और ये जो वाला जो था ये मेरी साइड आ जाएगा। तो लेकिन ये वाला जो CH3 ग्रुप था ये आपको फेस करेगा घूमने के बाद, मतलब, और ये एक्चुअल में ना यहाँ पे ध्यान से देखना, जब इसकी मिरर इमेज ली तो ये हुआ हमारे पास ये वाला ग्रुप, और ये हुआ हमारे पास ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो क्योंकि ये इधर था, ये घुमाया तो ये पीछे की साइड पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको देखो रोटेट कराने के बाद 180, 180 मतलब कैसे रोटेट करा, जैसे ये था, इसको ऐसे रोटेट करा दिया हमने इस तरह से 180 पे, ठीक है। तो 180 पे जब घुमाया, तो 180 पे जब घुमाया मॉलिक्यूल को, तो जो मेरी तरफ था ये मॉलिक्यूल आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखो, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोजेबल है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर जो है हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को विच आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो C कैन सुपर इम्पोज ओवर A, तो ये मॉलिक्यूल्स ए कायरल मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास हो गए। अब एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने इसके अंदर ब्यूटेन 2 ओल का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इसको। इसके अंदर भी चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट बनते हैं, देख लो ब्यूटेन 2 ओल का मॉलिक्यूल है कैसा, 2 3 4, और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया OH, और इधर अटैच है H। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, चारों ग्रुप अलग, चारों ग्रुप अगर अलग है तो स्टीरियो सेंटर है, या इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी हम लोग बोल देते हैं। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान से समझ लो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम तरीके से बेटा मैं बात करूंगा, ये OH ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, और ये C2H5 ग्रुप मेरी तरफ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूं तो C2H5 ग्रुप ये आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, ठीक है। ये वाला, ये वाली उंगली,
ये वाली नहीं यूज कर रहा मैं, ये इसको मैंने OH के लिए फिक्स कर दिया। तो ये वाली उंगली जो है वो हमारे पास आपकी तरफ है C2H5 वाली, CH3 वाली उंगली जो है मेरी तरफ है। अब क्या किया, मिरर इमेज ली, ये हमारे पास क्या हुआ, ये देखो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बन गई तो दोनों देखो मिरर इमेजेस में आप देख लो C2H5 को ध्यान से देखो, इसकी मिरर इमेज में ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी अंगूठा मेरी तरफ है, ये भी अंगूठा मेरी तरफ है, इसलिए मिरर इमेज के अंदर सॉलिड और डैश लाइन चेंज नहीं हुई, ये बिल्कुल सेम है। मिरर इमेज के अंदर सॉलिड डैश लाइन बिल्कुल सेम है, मेरी तरफ है। समझ में आ गया मिरर इमेजेस कैसे बन रही हैं। अब क्या करना है जी आपको, अब इसको घुमा देना है ऐसे, ये देखो इसको घुमा देना है, मतलब ये जो ठेंगा था जिसके ऊपर मेरे पास CH3 लगा हुआ था, जैसे ही मैं उसको घुमाऊंगा ऐसे, तो ये जो है अब आपकी तरफ आ जाएगा, या आपकी तरफ आ गया, आपकी तरफ आ गया तो क्या हुआ, ये CH3 जो ठेंगा मेरी तरफ था, ये ठेंगा आपकी तरफ आ गया, तो अब ये सॉलिड लाइन बन गई, और ये क्या होगी, डॉटेड लाइन। जो सामने वाला था ये पीछे चला गया, उस पहले वाले केस में दोनों सेम थे, पता नहीं लगा, तो सामने वाला पीछे चला गया, सामने वाला पीछे चला गया, तो क्या देख लो, क्या इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो, क्योंकि ये पहले सामने आ रहा था, ये पीछे था, ये सामने हो गया, जो सामने था वो पीछे हो गया, रोटेट कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है जी। नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या बोल देंगे इसको, कायरल मॉलिक्यूल जो है हम लोग बोल देंगे। बेटा ये ना कहीं पे भी बहुत अच्छे से जो है वो इसको नहीं बता रखा, तो एक बार मैं बोलूंगा कि रिपीट कर करके इस चीज को आप देख लो, किस तरह से हम लोग रोटेशन कर रहे हैं और कैसे इन चीजों को जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसी मिरर इमेजेस, अभी देखा ना, अभी मैंने बोला ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, मतलब कौन किसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, जो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल रहती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं करती हैं, तो देखो है तो ये दोनों ही आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब सेम कंपाउंड है, बस एक स्पेशल अरेंजमेंट इनका अलग है, स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। तो एनेंशियोमर्स जो है वो इसको हम लोग अपने पास यहाँ पे बोल देते हैं। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं, जो वो क्या है हम लोगों के पास एनेंशियोमर्स है। अब एनेंशियोमर्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, भैया सेम कंपाउंड है, सिर्फ स्पेस के अंदर अरेंजमेंट अलग है, उससे ना तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, ना मेल्टिंग पॉइंट पे, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, किसी चीज पे कोई भी फर्क जो है वो हम लोगों के पास पड़ने वाला नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं किस चीज में फर्क है जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन में फर्क है। अगर एक कंपाउंड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड पे घुमा रहा है, तो दूसरा कंपाउंड जो लाइट को है वो हम लोगों के पास किस साइड पे घुमाएगा, लिवो रोटेटरी रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास कंपाउंड जो है लाइट को घुमा रहा है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद बेटा जी अब ध्यान से सुन लेना, रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन जो है वो क्या होता है, अब समझ लो इसको ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया 50 मोल या 50 ml जो लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमा रहा है, 50 मोल ले लिया, और उसी का दूसरा एनेंशियोमर ले लिया, सेम ही कंपाउंड है, उसके भी मैंने 50 मोल ले लिए जो लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमा रहा है। लाइट राइट साइड पे घुमा रहा हूं मैं, लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमा रहा हूं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो जो नेट इंपैक्ट होता है लाइट का वो होता है 0। तो ऐसे मिक्सचर्स जो 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट है, एक लाइट को राइट साइड पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, नेट इंपैक्ट जहां पे 0 आ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग रेसमिक मिक्सचर जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसकी डेफिनेशन जो है आप अपने पास नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब रेसमिक मिक्सचर जो है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें दोनों फॉर्म्स जो है वो हमारे पास 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारे पास प्लस वाली फॉर्म भी है, हमारे पास माइनस वाली फॉर्म भी है, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाली फॉर्म जो है जो 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हम लोगों के पास उसके आगे हम लोग साइन क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। तो इस प्रोसेस को जिसमें एनेंशियोमर्स को हम लोग रेसमिक मिक्सचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको रेसमाइजेशन बोल देते हैं। अब ये हम करते हैं कि अपने आप होता है, ये मैं बता रहा हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई होप रेसमिक मिक्सचर आपको समझ आ गया। आगे देखो बेटा, रिटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट। अब देखो इस केस में हो क्या रहा है, रिटेंशन का मतलब है, मान लो ये कोई कंपाउंड था, ये उसका लीविंग ग्रुप था, अगर उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो नया ग्रुप आके अटैच हो रहा है वो भी इसी साइड से अटैच हो रहा है, सेम जगह पे स्पेस के अंदर, उसकी ज्योमेट्री पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब जहां पे वो स्पेस में था
उसी जगह से हटा और नया ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रही है और कोई भी डिफरेंस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटेंशन जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, अगर ये रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो है, इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द स्टीरियो सेंटर ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये कब होती है रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन? जब सिंपल क्या है, ये यहां से हट रहा है और नया जिनको बिल्कुल इसी जगह पे आके जुड़ रहा है, ठीक है, और कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई भी नया स्ट्रक्चर जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा, वहां से हटा वहीं लग गया आके, तो ऐसे कंपाउंड्स में जो है वो हम लोगों के पास रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। बस ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स जो थे वो इतने ही थे जो मेन आपको बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से जो है वो जानने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन प्लीज ये वाली नोट कर लो आप लोग, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ के आपको फंडा जो है उसका समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन के साथ वाले एडजेसेंट ग्रुप पे हेलोजन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और जिस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ी होती है उसको हम लोग बीटा कार्बन जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे देखो, ये अल्फा और ये बीटा। इस केस में मैंने इसको बी नेगेटिव मतलब बेस के साथ जो है वो एक्ट करवाता हूं। अब बेस की क्या टेंडेंसी है, H पॉजिटिव को फटाफट से कहीं से मिलता है उसको तो गेन करके BH का फॉर्मेशन जो है हमारे पास कर देता है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये यहां से लीव कर रहा है। फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इस पे एक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये जो है यहां से लीव कर रहा है। लीव कर रहा है क्योंकि लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, एलिमिनेशन में एल्कीन जो है वो फॉर्म हो गया। अब ये कब होता है, जब हम एल्कोहलिक KOH वगैरह यूज करते हैं ना, एक्वस के केस में तो सब्सटीट्यूशन हो जाती है, लेकिन जब हम एल्कोहलिक KOH वगैरह यूज करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस में हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवर करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि एल्कोहलिक KOH जो है अगर हम लोग यूज करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखना, या तो मैं हाइड्रोजन इस वाले पे अटैक करूंगा या मैं हाइड्रोजन इस वाले पे अटैक करूंगा। तो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, एक ये दोनों हट रहे हैं तो इन दोनों कार्बन के बीच में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और जब हमारे पास ये दोनों हट रहे हैं यहां से तो इन दोनों कार्बन के बीच में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हमारे पास जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मान लो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली सेकेंड डिग्री वाला यहाँ पे हो जाता है सिस्टम, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है इसको, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, ज्यादा नंबर ऑफ, या आप इसको ऐसे देख लो रट्टा मारने के लिए, अपने दिमाग में बिठाने के लिए क्या समझ लो कि द प्रेफर्ड प्रोडक्ट ऑफ द एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पे देख लो कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एक एक दो, सीधा सीधा तरीका याद करने का, ठीक है। और यहाँ पे कितने ग्रुप अटैच है अल्काइल ग्रुप, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, सिर्फ ये वाला, इसको नहीं काउंट करना, डायरेक्ट अटैचमेंट देखना हमने कितने हैं। तो यहाँ पे एक है, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास अटैच होंगे, हमारे पास उतना स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो होगा। आई होप बेटा जी आपको ये भी क्लियर है। चलो, ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, ये देख लो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बड़ा ही खतरनाक सा नाम है, ये मतलब क्या है इसका, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो, डीहाइड्रो मतलब एक तो हाइड्रोजन जा रहा है, हेलोजिनेशन भी जा रहा है, मतलब साथ में हेलोजन का भी रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो बोल देते हैं। अब देखो, जितना इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा उतना इजीली जो है वो हम लोगों के पास हेलोजन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, फर्स्ट वाला केस जो है वो टर्शरी वाला केस है, सी और यहाँ पे क्या अटैच है, Cl। सेकंड वाला केस जो है वो हमारे पास प्राइमरी वाला केस है, सॉरी सेकेंडरी वाला केस है, और फर्स्ट वाला केस जो है वो हम लोगों के पास कौन सा है, प्राइमरी वाला केस है। इस केस में लिविंग ग्रुप बहुत इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इजीली डबल बॉन्ड बन जाता है। इसमें थोड़ा सा लेट रिमूव होता है और इसमें सबसे लेट रिमूव हो रहा है,
तो इसीलिए हमारे पास ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो टर्शरी वाला सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी वाला रिएक्ट करता है, और फिर हम लोगों के पास प्राइमरी वाला जो है वो रिएक्ट कर रहा है। चलो बेटा जी, बहुत ही अंत में हम लोग आने वाले हैं। सब लोगों ने जो है वो पेशेंस बना रखी है, एक एक बार तुम लोग भी पानी पी लो। देखो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। वुर्ज रिएक्शन की पूरी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखी है, जिसने डिटेल में समझनी हो तो वो देख सकता है। अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं तो देखना। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो वर्ड बोल रहा हूं ना, ध्यान रखना, एराइल की बात नहीं कर रहा। दो एल्काइल हैलाइड कोई से भी हो, सोडियम डालो, ड्राई ईथर डालो, सोडियम डाल के ड्राई ईथर डालोगे तो क्या होगा, आर आर आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो इसको रट्टा कैसे मारना है, आर एक्स था प्लस एक्स आर लिख देते हैं इसको। एक्स एक्स बीच में से सोडियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं NaX, और ये आर और आर आपस में क्या हो रहे हैं, आर आर बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर आर का बॉन्ड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, सोडियम जो है वो हो रहा है। तो इसको इन शॉर्ट ऐसे देख लो, ये हट जाता है बीच में से पूरा, और ये जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं आपस में आर आर वाला। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो हो रही है। ऐसी रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन हम लोग बोल देते हैं। अब देखो फंक्शन ड्राई ईथर का क्या है कि NaCl को प्रेसिपिटेट कर दे ताकि ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे। छोटी छोटी चीजें हैं, नोटिस करते रहो, लिखते रहो। ठीक है, नोट कर लो, मैं नेक्स्ट साइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। आगे देखो बेटा जी, अगर तो यही सेम एल्काइल हैलाइड के अंदर मैं सोडियम डाल दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो वुर्ज रिएक्शन हो रही है। अगर मैं सोडियम की जगह मैग्नीशियम डाल दूं तो मेरे पास एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कंपाउंड के ऊपर इन एंड आउट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड किस तरह से एक्ट करता है। देखो जनरली क्या होता है ऑर्गेनिक के अंदर, अगर आपको समझना हो तो चीजें बहुत स्कैटर्ड है बुक्स के अंदर, कोई चीज कहां दे रखी है। मैंने एक रिएजेंट्स की सीरीज निकाली हुई है, मैं सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो रिएजेंट्स जरूर देख लो। मैंने पूरा पूरा वीडियो बना रखा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर, इन एंड आउट, कोई चीज मिस नहीं है, चाहे बोर्ड प्रोस्पेक्टिव हो चाहे कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो प्लीज देख लो आप लोग। तो पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं या इवन एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई सा भी लूं, मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाऊं तो MgBr का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मेरे को शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो ये फॉर्म होता है MgBr, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेटल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी खोज की थी तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोल देते हैं। ये मैंने वहां पे बताया था कि इकलौता ऐसा साइंटिस्ट है जिसको रिएजेंट बनाने के बेसिस पे जो है वो 1913-12 में जो है वो नोबेल प्राइज का फॉर्म जो है वो दिया गया था। ये बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग इवन इस सिंगल रिएजेंट से जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। आइए देखें, तो मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स जो है वो मेटल से रिएक्ट करके एक कार्बन मेटल वाला बॉन्ड बना देते हैं। इन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो बेटा देखो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, CMgBr, तो ये देखो कार्बन और मेटल का बॉन्ड बन गया, तो ऑर्गेनो ऑर्गेनो ये होगा ऑर्गेनो, ये मेटालिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ये हम लोगों के पास हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये थोड़ा जो है ये MgBr वाला बॉन्ड जो है ये थोड़ा हम लोगों के पास आयनिक बॉन्ड है। लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर चार्जेस वगैरह कैसे हमने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं, ध्यान से देख लेना। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट नेचर है इस बॉन्ड की। इस बॉन्ड की कौन सी नेचर है हमारे पास, आयनिक नेचर। अब देखो मैग्नीशियम की टेंडेंसी है क्या, कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लूज करना है इसने। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसको देना है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुछ इस तरह के पोलर एंड्स जो है वो हम लोगों के पास इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। कई बार ये स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ लें आपसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो आप नोट कर लो कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है वो पोलर है। ठीक है, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से, और आई होप ये क्लियर है। उसके बाद अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिल जाए, चाहे वाटर मिल जाए, चाहे अल्कोहल मिल जाए, चाहे एमीन मिल जाए, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हाइड्रोकार्बन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। मैंने नेक्स्ट के अंदर जो है ये रिएक्शन करवा के देख रखी है। जैसे देखो, ये मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, अब ये क्या हुआ, जब रिएक्ट कराएगा तो RH बन जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ HOH, याद हो जाएगा इससे जल्दी। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे मेरे पास हो क्या रहा है, ये जो है MgOH X का फॉर्मेशन कर रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे जो ये है हमारे पास, ये क्या बन रहा है, आर एच का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो गया। तो आर एच बन गया, MgOH बन गया। तो भैया इतना महंगा रिएजेंट पहले हमने बनाने में पैसे लगाए, अगर हम लोग उसको मॉइस्चर थोड़ा सा उसके अंदर रख देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर से हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, क्या फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो आइसोलेट नहीं करते, सॉलिड स्टेट में जो है ये एक्सप्लोड कर जाता है। क्या लिखा है देखो, इस नेवर आइसोलेटेड इन द सॉलिड स्टेट, ये एक्सप्लोड कर जाता है। इसको हम लोग इथरल सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं, मॉइस्चर वगैरह से तो बिल्कुल दूर रखते हैं, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इवन बाकी कौन कौन सी एक्सेप्शंस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और किस किस कंपाउंड के अंदर ये रिएक्ट कर जाता है, सारा प्लीज वीडियो डिटेल जरूर देखना, ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके अंदर आइसोमराइजेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। AlCl3 अगर मैं एनहाइड्रस यूज करूंगा, तो अगर ये मेरे पास क्लोरीन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कंपाउंड को इस्तेमाल करने से बहुत सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑब्टेन होंगे। ये क्योंकि क्लोरीन का प्यासा है, यहां से इसको छीनेगा, ठीक है, फिर दूसरी जगह पे इसको अटैच कर देगा, बीच में हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह हो जाती हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लो कि एनहाइड्रस AlCl3 है, क्लोरीन एक पोजीशन से जो है वो दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, इसकी प्रेजेंस में 573 केल्विन पे जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए इसको आइसोमर्स जो है वो बोला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दो अलग अलग कंपाउंड्स का बनाने की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है। चलो बेटा जी, अब हम लोग बात करेंगे एराइल हैलाइड्स को जो है वो किस तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर करना है। एल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लिया, एराइल हैलाइड्स जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो बेटा जी, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हेलोजिनेशन कैसे कर रहे हैं। फिर मैं बात करूंगा FeCl3 जो है वो किसका प्यासा है, क्लोरीन का प्यासा है। क्लोरीन का प्यासा होने की वजह से, ध्यान से देखना, FeCl3 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। अब ये जो Cl पॉजिटिव है, ये किसी भी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन का देवता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आके मैं अटैच हो जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को, ठीक है ना। तो इसलिए ये देखो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है मेरे पास, सिंपल रिएक्शन है। अब ये मेरे को बता दो, लाइट की प्रेजेंस में क्यों नहीं हो सकती, बोलो बोलो जरा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था ये, ठीक है, उसका करूंगा क्या मैं, फ्री रेडिकल्स का। आगे बेटा देखो, साइड चेन हेलोजिनेशन। अब मैं जान के लाइट की प्रेजेंस में जो है करवा रहा हूं, तो इसमें होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन CH3 ग्रुप था देखो, तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाती है, क्लोरीन से रिप्लेस होकर यहाँ पे CH2Cl लग जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइड चेन हेलोजिनेशन हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टेक प्लेस करती है। आई होप बेटा जी ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, डाइजोनियम सॉल्ट हमने लिया, ठीक है, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं या इवन साइनाइड, साइनाइड की तो बात करनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन लो, यहाँ पे रिएक्शन करवा दो, या तो Br जुड़ जाएगा या हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट सेंडमेयर रिएक्शन रिपीट है, बस हेलोजिनेशन का एराइल हैलाइड का प्रेपरेशन हो रहा है, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। आगे देख लो बेटा जी, ये कई बार ना ये एक्चुअली गटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर रखा है। इसके ऊपर मैंने सेंडमेयर, गटरमैन, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक में डाल रखी हैं, तो आप प्लीज देख लेना डिटेल में। आप यहाँ पे फर्क देख लो, पिछले वाले में Cu2H2 था, यहाँ पे क्या है, CuHCl है, डाइजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, हेलोजन अटैच हो जाता है। यहाँ पे भी क्लोरीन ब्रोमीन वाली रिएक्शन जो है हम लोग इस तरीके से करवा देते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये भी जटा का पुत्र है, गटरमान, उसकी रिएक्शन है ये वाली। आगे देखो, फिनोल के केस में अगर मेरे को एराइल हैलाइड बनाना हो, तो PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है। इस केस में एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर ये वाला ग्रुप जो है वो क्लोरीन रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो OH जो है वो क्लोरीन रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे साथ में HCl और POCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आप याद रखना कि फिनोल में PCl5 यूज करके हम लोग ये वाली रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, प्रिपरेशन हो गया, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हम लोगों के पास उसकी। तो देखो, एराइल हैलाइड्स जनरली कलरलेस होते हैं, लिक्विड्स हैं, ठीक है, या सॉलिड्स हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा मतलब नाम ही उनका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो उनका ऑर्डर तो रहेगा ही, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट इनका बेटा जी फिर वही बात याद रखो, अपना न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन का, मतलब वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है, जितना ज्यादा मास होगा
उतना बड़ा, जितना बड़ा एराइल ग्रुप होगा, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसका, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। आयोडीन का मास सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, ये सबसे कम रखेगा, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और मास और इसका मास जो है वो इस केस में सबसे कम है। तो जितना ज्यादा मास उतने ज्यादा वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, और अगर मैं पी आइसोमर की बात करूं और ओ आइसोमर की बात करूं और एम आइसोमर की बात करूं, पी आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है, और ड्यू टू रेजोनेंस सीसीएल बॉन्ड इज शॉर्टर एंड डाइपोल इसका जो है वो कम होता है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से। ये मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल में देख लो। इसको देखो जरा, यहाँ पे देखो बेटा जी क्या हो रहा है। ये मेरे पास हेलोजन है और एक मैंने सिंपल यहाँ पे जो है वो सीएल ले लिया। क्वेश्चन आता है किसकी बॉन्ड लेंथ लंबी है। अब ये यार, ये तो यार बता ही लोगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो डबल बॉन्ड पे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी है। डाइपोल मूवमेंट अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको डाइपोल मूवमेंट का, 2aq। चार्ज सेम हो रहा है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ लंबी है तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये नोट कर लेना अपने पास, किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसकी डाइपोल मूवमेंट कम है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग एराइल हैलाइड्स की। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है बिल्कुल। हम लोग अंत पे जो है वो आगे हैं चैप्टर के, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर लास्ट में हम लोग, लास्ट टॉपिक जो होगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। तो देखो, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर मेरे को किसी भी एराइल हैलाइड को, जैसे देख लो यहाँ पे हेलोजन है, इसको रिप्लेस करना हो, सब्स्टिट्यूट करना हो किसी और ग्रुप से, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो इसके अंदर रहता है। अब इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बना रखे हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लो आप इसको, क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसके बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आगे फर्दर मूव करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। मतलब ये सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आप देख के जो है इसको बना लो अपने पास। क्लास 11th में भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर रखे हैं। बस ये इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मूवमेंट है, मतलब मेरा मेन यहाँ पे ये काम है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इस बॉन्ड के अंदर आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इतना आसान नहीं होता यहाँ से क्लोरीन एटम को जो है वो रिमूव करना। आई होप इतना आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। दूसरा आपको क्या चीज जाननी है इसके अंदर, कि ये जो हेलोजन वाला ग्रुप है ना, जो बेंजीन पे अटैच है, वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्योंकि कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है ना बेटा, याद रखो, कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो है। यहाँ पे कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो हमारे पास एक सिंपल एल्काइल हैलाइड के अंदर प्रेजेंट है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझ लेना। sp2 के अंदर s करेक्टर जो है वो हमारे पास 33% है। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतनी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं। या आपने शायद अपने टीचर के पास क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखा होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो 33% s करेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले की ज्यादा रहती है, इसलिए ये इतना इजीली रिमूव नहीं हो पाता जितना इजीली जो है अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ का हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी चला जाएगा। इन शॉर्ट ये यहाँ से इजीली नहीं जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। एराइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास जो एराइल हैलाइड्स वगैरह प्रेजेंट है, जैसे ये X हो गया, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों, जैसे NO2 लगा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप मतलब, तो उसकी थोड़ी सी रिएक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो इजी हो जाती है। क्योंकि देखो ये सारा काम कर कौन रहा है, क्लोरीन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ लोन पेयर में प्रेजेंट है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को कर रहे हैं। अगर मान लो क्लोरीन की प्रॉपर्टी, क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से अगर मैं क्लोरीन का लोन पेयर ही छीन लूं, ऐसा ग्रुप लगा दो जो क्लोरीन का लोन पेयर उसके अंदर से खींच ले, तो वो क्लोरीन अपनी कैपेबिलिटी को लूज कर देगा। वो क्लोरीन अपनी कैपेबिलिटी को कैसे लूज करेगा, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है उसके साथ अटैच कर दूं, जैसे NO2 हो गया, SO3H हो गया, तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रख लेंगे, तो क्लोरीन वो कैपेबिलिटी शो ही नहीं कर पाएगा।
जिसकी वजह से वो रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो रख सकता है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर अगर हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे जो है वो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है या SO3H ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा, डाउस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यूजुअली देखो क्लोरीन रिमूव नहीं होता, ठीक है, OH ग्रुप से, लेकिन ये NaOH 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस के ऊपर जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इस रिएक्शन को बोलो इजी कैसे बनाए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की वजह से है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा मैं। कैसे इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, अगली रिएक्शन में देखो मैंने NO2 ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया यहाँ पे। अब NO2 ग्रुप अटैच हो गया तो पहले इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस थी, अब थोड़ी सी लाइट हो गई है, देखो ना, इतना इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ रहा है, इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको। अब यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप लगाओ, एक काम खत्म, NO2 ग्रुप लगाओ, ये क्लोरीन इजिली जो है वो रिप्लेस कर जाएगा किससे, OH से। अगर मान लो मैं एक NO2 ग्रुप छोड़ो, मैं तीन तीन NO2 ग्रुप लगा दूं, तो भैया बस तो फिर हिलाओ जुलाओ घुमाओ, आराम से रिप्लेसमेंट होगा, ज्यादा कोई एक्सट्रीम कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली स्लाइड में मैंने बना रखा, देखो हल्का सा गुनगुना पानी लो और गरारे करके जो है इसके ऊपर थूक दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH ग्रुप से। ठीक है, आई होप ये आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी, इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बना रखा है, किसका, नाइट्रो वाले का, कि किस तरह से वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो थोड़ा अपने पास बिजी रखता है, स्टेबल प्रोवाइड करता है। ठीक है, बुक के अंदर सारे जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मैंने एक सेलेक्ट किया है P वाला, O वाला भी सेम है, M वाला भी सेम है, कोई डिफरेंस जो है इसके अंदर नहीं आ रहा ज्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले O वाले ग्रुप कौन सी वाली जगह पे अटैच करेगा, क्योंकि देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, इसलिए ये वाली इलेक्ट्रॉन को ये चूज कर रहा है। तो यहाँ पे जब अटैक होगा तो इस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक कर जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट हमारे पास क्लोरीन जो है फाइनली यहाँ पे रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर सब जगह पे जो है वो रिंग के अंदर आ गया, और फाइनली क्लोरीन जो है यहाँ से चला जाता है, और ये फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दो बार यहाँ से देख के बना लेना, ठीक है, आपको आइडिया लग गया सारा का सारा जो है वो किस तरीके से ये बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं बेटा जी। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो इसके अंदर कैसे हो रही है। चलो बेटा जी, बस हम लोग अंत पे हैं बिल्कुल। हैलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना, एक बार ये थोड़ा सा आप इसको समझ लो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रहता है। कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि ये देखो ये हैलोजन ग्रुप इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा भरमार है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप जो है वो कौन कौन से पोजीशन पे आके अटैच हो सकता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लो। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, हेलोजन जब बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल की भरमार हो जाती है, कहां कहां पे, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, जिसकी वजह से इजीली ये अटैच हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। रिंग गेट्स सम डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। अरे ये ना, ये जो है ना कहानी, ये आप समझ लो कि रिंग जो है हैलोजन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट जरूर हो जाती है, रिएक्शन जरूर स्लो होती हैं, लेकिन होती हैं, क्योंकि ये दोगली नेचर है ना इसकी, मैंने पहले भी बताया, एक साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक साइड से दे रहा है। ठीक है ना, एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोन पे, और दूसरी साइड से अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन खींच लेता, तो उतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, रहता है इसके अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आराम से पार्टिसिपेट करती है। अब कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हैलोजिनेशन की। तो देख लो बेटा, FeCl3 फिर मैं आ गई, रिएक्शन जो है क्या करेगी, Cl पॉजिटिव जनरेट करेगी। कहां अटैच होगा, या तो इस पॉइंट पे अटैच होगा या इस पॉइंट पे अटैच होगा। तो देखो एक तो इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है, ऑर्थो वाला बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अटैच हो रहा है तो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो आई होप हैलोजिनेशन आपको समझ आ गई। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। कभी भी केमिस्ट्री के अंदर इन दोनों का मिक्सचर मिले आपको, तो याद रखना हमारे पास NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखूं आप लोगों के साथ, तो आप ये समझ लो H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, जो इस पे अटैक करता है और यहाँ से रिमूव कर देता है।
तो यहाँ पे हमारे पास NO2 पॉजिटिव का जनरेशन हो जाता है। अब NO2 पॉजिटिव कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा? दो ही पोजीशन है भैया इसके लिए, एक ऑर्थो पोजीशन है ये रहा, और ये हमारे पास क्या है, इसकी पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है यहाँ पे हमारे पास NO2 का नाइट्रेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सल्फोनेशन। तो यहाँ पे देखो सल्फोनेशन ग्रुप में H2SO4 का अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करूं तो ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अब H2SO4 में बहुत सारे H पॉजिटिव है, इस पे अटैक करता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब जब सारा कुछ रिमूव हो गया यहाँ से, तो देखो हमारे पास क्या बचा, ये बच रहा है SO3H पॉजिटिव, S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। कहाँ अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल? भाई फिर बताना पड़ेगा क्या, ये ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तो दोनों पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशंस बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फ्रीडल क्राफ्ट के ऊपर पूरा एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिटेल में देखना होगा तो पूरा देख लेना। लेकिन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप्स की है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन की बात कर रहा हूं जिसमें हम लोग एल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, अब ये देखो क्लोरीन का प्यासा एनहाइड्रस क्लोराइड AlCl3 क्या करेगा, CH3Cl से रिएक्ट करके क्लोरीन छीन लेगा। क्लोरीन छीनेगा तो इसको चेंज कर देगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव में। अब ये क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। बहुत सिंपल। आगे बात करते हैं किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एसाइलेशन ग्रुप के अंदर देख लिए बेटा एक बार क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है ये भी रिएक्शन। C डबल बॉन्ड हो Cl CH3, क्लोरीन का प्यासा ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ से हटा देगा तो यहाँ से हट जाएगी, ये हट जाएगी तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच करेगी, या तो दो ही पोजीशन है इसके लिए, एक ऑर्थो एक पैरा। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, COCH3 बन रहा है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है आपको। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, पिछले वाली थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, और इस वाले ग्रुप को COCH3 वाले ग्रुप को हम लोग एसाइल ग्रुप जो है वो बोल देते हैं। अब बेटा जी वुर्ज फिटीक के ऊपर मैंने पूरी रिएक्शन वीडियो बना रखी है विद मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देख लेना वुर्ज और वुर्ज फिटीक में क्या फर्क है। वुर्ज के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप्स थे, वुर्ज फिटीक में एक एल्काइल ग्रुप है और एक हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है और एक हमारे पास एराइल ग्रुप है। अब एल्काइल और एराइल दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये देख लो 2Na है, इसको ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लेना X लिख रहा हूँ और R लिख रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, ये यहाँ से हटेगा पूरा का पूरा, क्या बन गया, NaX बन गया, और R जो है वो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो देखो बेंजीन के ऊपर R अटैच हो गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो वहां पे वुर्ज में क्या था, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप्स थे, यहाँ पे एक एराइल है एक एल्काइल है। अब एक फिटीग रिएक्शन है जिसमें दोनों एराइल ग्रुप्स हैं, आगे देख लो यहाँ पे ये फिटीग रिएक्शन है, ये दो लेते हैं हम लोग, दोनों एराइल ग्रुप्स हैं और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है, डाइफिनाइल्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाता है। फिटीग रिएक्शन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ही लिखना है। तो बेटा जी मुझे लगता है मैंने सारा चैप्टर जो है वो कवर अप कर दिया है। बहुत मेहनत लगी है बेटा, मैं कई दिन से लगा हुआ था इन स्लाइड्स को बनाने के लिए और ये लेक्चर शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। प्लीज बिना आप अगर ये शेयर नहीं करोगे वीडियोस तो मेरी मोटिवेशन लेवल जो है बहुत कम होने वाला है। अगर ये वाला वीडियो जो है वो रन अप नहीं कर रहा या अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वही 150 जो व्यूज है वो आएंगे इसके ऊपर या 200-400 व्यूज आएंगे तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं रहूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इन अ वीक ये बहुत ज्यादा ग्रो अप करे। ठीक है, आप इसलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करो थोड़ा, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में, स्कूल्स में जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो शेयर करते रहे ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे। मैं बता रहा सारी केमिस्ट्री कवर अप कर दूंगा नवंबर से पहले, अगर इस वीडियो के ऊपर एक हफ्ते के अंदर 1000 व्यूज जो है वो मेरे आ जाते हैं। चलो बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते रहेंगे आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।